राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम आराध्य है, राम आराधना। राम आराध्य है, राम आराधना। राम है साध्य भी, राम ही साधना। राम है साध्य भी, राम ही साधना। राम मानस भी है, राम गीता भी है। राम मानस भी है, राम गीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है। राम है धारणा, राम ही धर्म भी। राम है धारणा, राम ही धर्म भी। राम कारण भी है, राम ही कर्म भी। राम कारण भी है, राम ही कर्म भी। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम है शोक में, राम मंगल में है। राम है शोक में, राम मंगल में है। राम हेलो हेलो हर हेलो हेलो युग हेलो में है, हेलो हाँ जी राम 1 2 3 हर माइक पल चेक। में है। अरे सारे बच्चे फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से जी। राम हर पल सारे ग्रुप में फटाफट से वीडियो डाल दो ये वाली है जल्दी। आज में, राम ही कल में है। अपने सारे ग्रुप में फटाफट से इस वीडियो को फैला दो। राम ही कल में है।
राम गृहस्थ है, राम है संत भी। राम गृहस्थ है, राम है संत भी। राम आरंभ है, राम है अंत भी। राम आरंभ है। राम हेलो 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 हेलो। आरंभ भी, राम ही हाँ जी। अंत भी। क्या हाल चाल? बढ़िया है पक्का? और देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है। राम आरंभ जिंदगी में कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई दुख। ओहो सर जी, आज है क्लास 2 बजे से क्वेश्चन। बिल्कुल जी, आज से हमारी संजीवनी बूटी की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और मैं पूरा शेड्यूल आपको बता दूंगा। मतलब आज हम थोड़े से क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट आज मैं पूरा शेड्यूल डिस्कस करूंगा कि इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन कब हमें करने हैं और जीएसटी वाले क्वेश्चन हमें कब करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। तो पूरा शेड्यूल आज मैं आपको 2 बजे बता दूंगा कि किस तरह से हमारा प्लानिंग चलेगी, और उस सेशन में सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। मैं दोबारा बोल दूं, उसमें ना मेरे से प्रोविजन मत पूछना कि सर इसका प्रोविजन क्या था, क्योंकि प्रोविजन ऑलरेडी हम त्रिशूल बैच में कर रहे हैं। इनकम टैक्स की एक मैराथन भी हमारी हो चुकी है, उसमें सारे हमने छोटे मोटे चैप्टर कर लिए, और वो छोटे मोटे चैप्टर हमने त्रिशूल बैच के अंदर भी कर लिए और वो रेगुलर बैच के अंदर भी कर लिए। तो 3 बार हम रिवीजन कर चुके हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब इसके बाद रिवीजन अगर करनी है तो उन्हीं सेशन को बार बार देखते रहना। और पूरी की पूरी मैराथन जो 12 घंटे वाली थी, मैंने अपने इस चैनल के ऊपर भी डाल दी है, आप वहां से भी देख सकते हो। और जो वो लाइव हुई थी वो अल्टीमेट से वाले चैनल पे हुई थी, होपफुली आपने वहां से देखी होगी। सर क्या चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराओगे? वो और मैं सारा आपको 2 बजे बता दूंगा। चैप्टर वाइज भी होंगे, मिक्स भी होंगे, क्योंकि ना पेपर में चैप्टर वाइज नहीं बनने, पेपर के अंदर मिक्स बनने हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर वाइज भी होंगे और मिक्स क्वेश्चन भी होंगे। मिक्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लो जिसमें हाउस प्रॉपर्टी भी हो रहा है, सैलरी भी हो रहा है। मान लो ये क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का है, अगला क्वेश्चन सैलरी का है, अगला क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट का है, फिर बेसिक में हाउस प्रॉपर्टी मिक्स है। तो वो सारी तरह के क्वेश्चन हम करेंगे जी, ठीक है जी। बहुत बढ़िया प्रशांत, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुजल, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग किंजल, गुड मॉर्निंग तन्वी। एक बात बताओ यार, तुम्हारे इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तुम्हारे हाथ दुखते हैं क्या? या तुम यही चाहते हो कि बस हम पास हो जाएं, बाकी सब फेल हो जाएं? या तुम ये चाहते ही नहीं कि मेरी क्लास कोई देखे? तो फिर तुम्हारे हाथ में दर्द होता है क्या? मतलब वैसे तुम कहते हो कि हम तुम्हारे फैन हैं, हम तुम्हारे फैन हैं, गाबा सर के फैन हैं। तुमसे एक वीडियो शेयर नहीं होती हर ग्रुप में। भाई आते ही हम इसको शेयर कर दें, जितने भी ग्रुप में हैं डाल दें उसके अंदर। मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि डालने के बाद तुम चेक करो कि उसमें से कौन आया नहीं आया। कमाल कर दो यार तुमने, यार हद होगी यार तुम्हारी, यार नालायकों वाली बात करते हो बिल्कुल। चलो जी आ जाओ, फटाफट से आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हमने हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने हाउस प्रॉपर्टी की रिवीजन स्टार्ट की हुई थी। अब अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो हाउस प्रॉपर्टी में आई थिंक सेक्शन नंबर 22 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सेक्शन नंबर 23 हमने कंप्लीट कर लिया। सेक्शन नंबर 24 हमारा बैलेंस बचा था, जो आज वाली क्लास में हम रिवाइज करेंगे और हाउस प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और आज वाली क्लास में हाउस प्रॉपर्टी फाइनली हम खत्म कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। अब अगली क्लास से जो हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे सैलरी के चैप्टर की। और आप सब जानते हो सैलरी का चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें लिमिट्स कितनी सारी हैं। तो गलती से भी सैलरी का चैप्टर मिस मत कर देना, क्योंकि जो हमारी 7 तारीख को मैराथन है उसमें हमें 5 हेड रिवाइज करने हैं, और 5 हेड तुम्हारे अच्छे से रिवाइज ही तब हो पाएंगे अगर आपने त्रिशूल बैच में अच्छे से 5 हेड पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना। तो भी हमारे पास प्रॉपर मिला के 10 से 12 दिन है, तो 10 से 12 दिन में कोशिश करते हैं कि 5 हेड जो हमारे हैं वो कुछ हद तक हमारे रिवाइज हो जाएं, ताकि मैराथन में जब हम रिवाइज करें तो और अच्छे तरीके से रिवाइज हो। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है? चलो जी आ जाओ। सर ये सारी दुनिया सेल्फिश है ही सेल्फिश है तो नालायक ही बिल्कुल भाई। ये तो थोड़ा सा बस ये है कि थोड़े बहुत बच्चे हैं जो प्यार करते हैं दिल से, नहीं तो कईयों के दिल में पत्थर है। कई तो लाइक भी नहीं करते भाई, चैनल भी सब्सक्राइब नहीं है, और छोड़ो तुम
बस देखने के लिए मुंह उठा के आ जाएंगे, भाई गाबा क्या करा रहा है ऐसे की। बेटे ऊपर ना भगवान भी बैठा है, ध्यान रखना। अगर तुम्हारे दिल में पत्थर है ना तो फिर सोच लो, तुम अपना इंतजाम कर लो फिर अपना, नालायक कहीं के। सर आज क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर होगा? हाँ जी आज बिल्कुल होगा जी। आज मैं पूरा शेड्यूल आपको बताऊंगा जी, पूरा शेड्यूल आपको बताऊंगा जी, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार फटाफट से आओ। अब हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में सेक्शन नंबर 22 हमने देख लिया जी, सेक्शन नंबर 23 हमने देख लिया, एनुअल वैल्यू हमें निकालना आ गया। अब अगर मैं एनुअल वैल्यू की बात करूंगा तो एनुअल वैल्यू वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि आपकी 4 वैल्यू होती हैं। एक तो फटाफट से बोला एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, FRV, MV, SR और AR। पहले कंपेयर कर करेंगे FRV और MV विच एवर इज हायर, फिर जो हायर आएगा वो FR1 होगा, कंपेयर करेंगे SR से, विच एवर इज लेस, जो लेस आएगा वो ER होगा, कंपेयर करेंगे AR से, कंपेयर करेंगे AR से। फिर मैंने कहा था कि अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा, फिर अगर AR कम है तो रीजन चेक करने होंगे वो AR कम क्यों आ रहा है। अगर कम आने का रीजन वैकेंसी है तो फिर गवर्नमेंट ने कहा था AR GAV बनेगा, अगर कम आने का रीजन कोई दूसरा रीजन होगा फिर जो ER जो होगा वो GAV बनेगा। ये सारी बातें हमने GAV वाले केस में की थी। और मुझे याद आ रहा है कि टोटल आपको मैंने 11 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, अगर आपको याद आ रहा हो। अब वो 11 क्वेश्चन कौन कौन से होमवर्क दिए थे जी? एक तो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था जो मुझे याद है, नोट्स के अंदर 11 क्वेश्चन थे हमारे जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। और वो क्वेश्चन थे, एक तो ये वाले 6 क्वेश्चन तो आपको मैंने ये वाले होमवर्क दिए थे और 5 क्वेश्चन ये वाले होमवर्क थे, तो 6 और 5 11 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिए थे। उम्मीद करूंगा आप सबने कर लिए होंगे और उम्मीद करूंगा आपको समझ में भी आगे होंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अब यहां से आ जाओ। अब यहां से ना आज वाली क्लास में हमें स्टार्ट करना है अपना काम। अब यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब सेक्शन नंबर 22 हमने कंप्लीट कर लिया और सेक्शन नंबर 23 हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब बच्चा ये बात कहता है सर बिल्कुल सही बात है कि हमने सेक्शन नंबर 22 भी अपना खत्म कर लिया और सेक्शन 23 भी अपना खत्म कर लिया, बट सर सबसे मेन तो हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 है। ओए गाबे, ओ गाबे, ओए गाबे सुन, सबसे इंपॉर्टेंट तो सेक्शन 24 है। मैंने कहा एक बात बताओ, सेक्शन 24 सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? सर उसी में तो डिडक्शन है भाई, सिंपल सी बात है। हमने GAV निकाल ली तो GAV निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने GAV निकाल ली, उसमें से फिर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स सारे नहीं, जो ओनर ने पे किए होंगे वो सारे म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, चाहे वो किसी भी साल के हो। तो जो ओनर ने म्युनिसिपल टैक्स पे किए वो आपने यहाँ पे माइनस कर दिए। फिर आपकी यहाँ पे क्या निकल के आ गई? ये आपकी NAV निकल के आ गई। अब जैसे आपकी NAV निकल के आई उसके बाद हम माइनस करना है डिडक्शन। अब जो ये मेरी NAV निकल के आई है उसमें से हम डिडक्शन माइनस करेंगे जी। सर ग्रुप 2 की क्लासेस न्यू बैच नहीं 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 नहीं, आज से स्टार्ट नहीं होगा जी। आज से तो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों का ग्रुप 1 स्टार्ट हो रहा है, जो ग्रुप 2 के नए बैचेस होंगे वो जनवरी में स्टार्ट होंगे, जब दिसंबर में बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद फिर ग्रुप 2 के बैच स्टार्ट होंगे फ्रेश तरीके से। अभी एक ही डेमो होगा बस। अभी मतलब अगर किसी को डेमो लेना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ टैक्स में, ठीक है, बाकी पेपर कैसे पढ़ाते हैं, तो वो डेमो अभी अवेलेबल होगा, बट वो एक ही होगा। जो नए बैचेस जो होंगे ग्रुप 2 के वो स्टार्ट होंगे दिसंबर के एग्जाम के बाद, मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे, जिनकी भी एग्जाम जून 25 में है, ठीक है ना। अभी सिर्फ ग्रुप 1 के बैच स्टार्ट होंगे। चलो अब एक बात मेरे को बताओ, अभी आपकी NAV निकल के आ गई। अब जैसे आपकी NAV निकल के आई इसमें से माइनस क्या करोगे? अब NAV के अंदर से आप माइनस करोगे डिडक्शन। अब डिडक्शन माइनस करोगे, डिडक्शन माइनस करने के बाद आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आएगी। अब जो ये डिडक्शन है ना, डिडक्शन के 2 केस होते हैं, एक तो सेक्शन 24A और एक सेक्शन 24B। एक तो सेक्शन 24A होता है और एक सेक्शन 24B होता है। अब अगर मैं सेक्शन 24A की बात करता हूं तो सेक्शन 24A जो है वो हमारा होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। एक बार दोबारा मेरे पीछे बोलो, 24A किसका होता है? 24A होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। और 24B किसका होता है सर? 24B होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो 24A हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 24B हमारा जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन का निकल के आता है। तो ये 2 डिडक्शन है, 24A और 24B। अब 24A में कोई कलेश नहीं है, 24A तो बिल्कुल बच्चों वाला है। जो आपने NAV निकाली थी ऊपर उसका 30% आप माइनस कर देंगे, बात खत्म। एक बच्चा कहता है, क्या नाम है बच्चे का? दीपक।
अब दीपक कहते हैं यार गाबा सर एक बात बताओ, ये जो 24A आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर रहे हैं 30% ऑफ एनएवी, तो ये माइनस क्यों कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट हमें डिडक्शन क्यों दे रही है? याद करो मैंने रेगुलर बैच के अंदर कहा था कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो वोटर चार्जेस हो गया, इंश्योरेंस चार्जेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, तो सीवरेज चार्जेस हो गया। तो गवर्नमेंट कह रही ये जो अलग अलग खर्चे हैं ना, ये खर्चे हम कंसीडर नहीं कर सकते भाई, इतने सारे खर्चे हैं, हम ये सारे खर्चे कोई अलग से माइनस थोड़ा करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक फ्लैट डिडक्शन तुम्हें प्रोवाइड कर दी कि जो तुम्हारी एनएवी है उसका 30% हम मान लेंगे आपने खर्चा किया है, वो हम माइनस कर देंगे। आपने एक्चुअल में खर्चा कितना किया वो मैटर ही नहीं करता। मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन में एक्चुअल खर्चे दिए हो, मान लो तुम्हें दिया हो इंश्योरेंस प्रीमियम, तुम्हें दिया हो वोटर चार्जेस, तुम्हें दिया हो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, भाई सब कुछ इग्नोर कर देना, वो गलती से माइनस मत कर देना। उन्हीं खर्चों की तो 30% हम डिडक्शन माइनस कर रहे हैं। तो 30% जो है ना वो नोशनल डिडक्शन है। नोशनल का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल खर्चा कितना है वो मैटर नहीं करता, हमें एनएवी का 30% माइनस करना है, बस गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। क्या बात समझ आ रही है? तो अगर हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी एक्चुअल खर्चे दिए होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सारे हम इग्नोर करेंगे, एनएवी का 30% निकालेंगे और वो माइनस कर देंगे। ये गवर्नमेंट कहना चाहती है, बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पॉइंट पर आओ, सीवरेज टैक्स क्या होता है? तो भाई जो सीवरेज टैक्स, तुम्हारे जो सीवरेज नहीं पता तुम्हें क्या होता है कि जहां पे गंद गंद जमा होता है, जो सीवरेज क्लियर करते हैं तुम्हारी गलियों में, जिसमें से पानी गंदा फंदा जो तुम पोटियां 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 करके आते हो और पोटियां साफ करते हैं, गंद साफ करते हैं, ठीक है, तो उसको सीवरेज बोलते हैं। ठीक है, जहां से मतलब पानी की सफाई एक तरह से हो गया कि ताकि पानी का ओवरफ्लो होके वो गंदा ना हो जाए, उसको सीवरेज बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। चलो बच्चा कहता हो काबा सर क्या सुबह सुबह हाय आया है, क्या है, क्या 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 आया है क्या? भाई नेचुरल चीज है, इसमें अगर एक दिन भी पेट खराब हो जाए ना जिंदगी खराब हो जाती है। कैसी बात कर रहे हो तुम? ठीक है, चलो इधर सुनो ध्यान से। हाँ, बच्चा कह रहा है छी छी, तो ऐसे करो जैसे आज तक हमने कुछ किया ही नहीं। भाई ये शुक्र है हम कुछ फ्रेश होके आते हैं, तभी हम तंदुरुस्त रहते हैं। एक दिन तुम्हारा हो जाए ना, हाँ इधर देखो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से, फटाफट से आओ। अब तो मेन क्या, 24A में तो कुछ भी नहीं है। 24A में जो भी एनएवी है उसका 30% माइनस करोगे, काम खत्म करोगे। अब मेन मुद्दा आ रहा है 24B। 24B है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सबसे खतरनाक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मान लो अगर मेरे पास ना एक हाउस है, अगर मान लो मेरे पास एक हाउस है, इस हाउस के लिए अगर मैंने लोन लिया, ठीक है, एक हाउस है, उस हाउस के लिए अगर मैंने लोन लिया, एक हाउस है उस हाउस के लिए अगर मैंने लोन लिया, उस लोन पे अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन कैसे मिलेगी? 24B उसकी बात करेगा। बस 24B बात करता है। जैसे एक बात बताओ, और बहुत सारे लोग ना हाउसिंग लोन लेते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो हाउसिंग लोन लेते हैं। सर जी ब्रेकफास्ट का मजा खराब कर दिया। बेटे ब्रेकफास्ट का मजा भी तू तब ले पा रहा है जब तू वो काम करता है। ठीक है, अगर वो काम नहीं होगा ना तो ब्रेकफास्ट अंदर भरता रहेगा, भरता रहेगा तो कैसे? अबे यार फिर वही बात कर रहे हो नालायक, लाइव क्लास में अंदर कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, तुम भगवान से दुआ मांगो कि तुम्हारा वो प्रोसेस चलता रहे, नहीं तो गोलियां खानी पड़ती हैं, चूरन खाने पड़ते हैं कि हाय राम कुछ तो निकले। नालायक कहेंगे। सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। हाँ जी, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों स्कीम के अंदर है, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो डिफॉल्ट हो, कोई भी स्कीम हो, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो डिफॉल्ट हो, दोनों स्कीम की बात है जी। ठीक है, चलो आ जाओ इधर देखो ध्यान से। और क्या नालायक कहेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चा कह रहा है लीव दिस टॉपिक। किसने स्टार्ट किया था? किसने किसने मेरे से पूछा था? मैंने तो पूछा ही नहीं था। चलो इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से मेरे नालायकों। कल वो बच्चा नहीं मैराथन के अंदर कह रहा था लाइव में, सर मेरी गैस हो रही है। तो बेटे चूरन तुम खाते हो इस चक्कर में, फिर लाते हो हाजमे वाले चूरन। क्यों लाते हो हाजमे वाले चूरन? आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा, मेरा भिंडी, मेरा शिमला मिर्च कलर का बच्चा, आ जाओ। तो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पे अब मान लो इंटरेस्ट, अगर मान लो एक घर है, ठीक है जी, अब मान लो अगर ये घर है, तो अगर ये घर है, इस घर के लिए अगर आपने कोई भी लोन लिया, अगर आपने घर है और इस घर के लिए अगर आपने कोई भी लोन लिया,
तो उस लोन पे जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे ना, उस इंटरेस्ट की गवर्नमेंट कह रही है हम आपको डिडक्शन देंगे। अब क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि उस घर के हम आपको डिडक्शन देंगे, लोन की जो भी इंटरेस्ट होगा डिडक्शन देंगे। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है इंटरेस्ट की डिडक्शन मुझे कितनी मिलेगी जी? भाई जो ये मेरा इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन मुझे कितनी मिलेगी? सर एडवांस टैक्स की मैराथन कब होगी? विपिन मैंने कल प्लेलिस्ट शेयर किया सारे ग्रुप में, ठीक है, आप उसमें से देख सकते हो, पूरी की पूरी मैराथन उसके अंदर है। बाकी कुछ टॉपिक जो होंगे वो मैं 1 या 2 दिन के अंदर अनाउंस कर दूंगा, और बाकी प्लेलिस्ट मैं सारे ग्रुप में शेयर कर चुका हूं। एक बार आप जाके चेक करोगे आपको सारे टॉपिक उसके अंदर मिल जाएंगे आपके, ठीक है। चलो अब एक बार यहाँ पे देखो फटाफट से, अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, इंटरेस्ट की डिडक्शन हमें देनी कितनी है। अब यहाँ पे एक बार आ जाओ, देखो जी, अब इधर देखो ध्यान से, इंटरेस्ट की डिडक्शन हमें कितनी देनी है। अब एक बार यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओ, यहाँ पे है सेक्शन नंबर 24B, ये रहा 24B। अब 24B में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि आपने लोन लिया, उस लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट का बेनिफिट कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपने लोन लिया किस पर्पस के लिए। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने लोन लिया लेट आउट हाउस के लिए या आपने लोन लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए, तो इस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन का निकल के आ रहा है कि लोन लिया आपने लेट आउट के लिए या लोन लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी, बहुत ध्यान सुनना। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने लोन लिया ना लेट आउट के लिए, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेट आउट वाले केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने लोन लिया लेट आउट हाउस के लिए, तो जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे वो सारा का सारा माइनस होगा, 100% माइनस होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अगर आपने लोन लिया लेट आउट हाउस के लिए 100% डिडक्शन हम तुम्हें अलाउड कर देंगे, चाहे वो 1 लाख का इंटरेस्ट हो, चाहे वो 2 लाख का इंटरेस्ट हो, चाहे वो 10 लाख का इंटरेस्ट हो, चाहे 20 लाख का इंटरेस्ट हो, चाहे जो मर्जी इंटरेस्ट हो, सारा माइनस करेंगे, उस केस में कोई भी लिमिट नहीं है। सर क्या हमें इस केस में ये नहीं चेक करना होगा कि लोन किस पर्पस के लिए? नहीं सर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लिए हो, यस सर, चाहे वो रिपेयर के लिए हो, यस सर, चाहे वो रिनोवेशन के लिए हो, यस सर, चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए हो, यस, कुछ भी हो भाई, अगर लेट आउट पर्पस के लिए आपने लोन लिया है, लेट आउट हाउस के लिए आपने लोन लिया है, पर्पस कोई भी हो, डेट ऑफ लोन कोई भी हो, जितना मर्जी इंटरेस्ट होगा वो सारा माइनस करेंगे, उस केस में कोई भी लिमिट नहीं है। तो पहले तो अपने दिमाग में ये सेट करो, पहले अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि अगर मैंने लोन लिया लेट आउट हाउस के लिए तो उस केस में कोई भी लिमिट नहीं है। आपके लोन लेने का पर्पस क्या है, आपके लोन लेने की डेट क्या है, वो मैटर ही नहीं करता, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चे का डाउट है सर कितने पार्ट्स में, मैं कह रहा हूं सिंगल पार्ट में। सिंगल पार्ट में जब मैंने बोल दिया ना एक पार्ट में, तो एक पार्ट का मतलब एक पार्ट में, ठीक है ना, एक ही पार्ट में जितना इंटरेस्ट आप 1 साल के अंदर पे करोगे वो सारा का सारा माइनस हो जाएगा। तो बच्चा कह रहा है बहुत फायदे वाली बात है। क्या फायदे वाली बात है बताओ, इसमें क्या फायदा तुम्हारा? अगर तुम 5 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हो तो मेरे नालायक बच्चे वो घर भी तो 10 करोड़ का होगा, और अगर वो घर 10 करोड़ का होगा तो उसमें रेंट कितना आ रहा होगा, रेंट कितना आ रहा होगा तो तुम्हें लग नहीं रहा कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। तो आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, यहां बैठ के थियोरेटिकली नहीं सोचना कि भाई साहब कुछ भी हो सकता है। सिंपली पता ना, गवर्नमेंट एक्चुअल में बैंक कितना लोन देता है सर, बैंक प्रॉपर्टी के अप्रोक्सीमेट 50% वैल्यू या 60% वैल्यू का लोन देगा बस। तो अगर तुम जितना मोटा लोन लोगे प्रॉपर्टी उतनी बड़ी होगी, प्रॉपर्टी उतनी बड़ी होगी, रेंट उतना मोटा होगा, रेंट उतना मोटा होगा तो इनकम भी तो आएगी। तो गवर्नमेंट कह रही टेंशन वाली बात नहीं है, जो माइनस करना है कर लो। सर ये क्या डिफॉल्ट के अंदर भी होगा या ऑप्शनल के अंदर भी होगा? दोनों के अंदर होगा। लेट आउट वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऑप्शनल स्कीम लियो चाहे डिफॉल्ट स्कीम लियो, ये अवेलेबल दोनों के अंदर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगर मैंने लोन लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए, अब अगर मैंने लोन लिया, ध्यान सुना, अगर मैंने लोन लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए तो गवर्नमेंट ने कहा 2 केस हैं, या तो डिडक्शन मिलेगी 30,000 या डिडक्शन मिलेगी आपको 2 लाख रुपए की। मतलब या तो आपको डिडक्शन मिलेगी 30,000 की या आपको डिडक्शन जो मिलेगी वो 2 लाख की मिलेगी। अब गवर्नमेंट कह रही है वैसे तो हर केस में 30,000 है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में वैसे तो 30,000 है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में वैसे तो क्या है वो 30,000 है, बट हम 2 लाख रुपए तक की भी डिडक्शन माइनस कर देंगे अगर आपने 3 कंडीशन सेटिस्फाइड की होंगी। पहली कंडीशन गवर्नमेंट कह रही है आपने लोन लिया हो 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद। मतलब पहली कंडीशन क्या है, आपने लोन लिया हो
1 अप्रैल 1999 या उसके बाद। सेकंड कंडीशन कह रही है आपने लोन लिया हो परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए। सेकंड कंडीशन कह रही है आपने लोन लिया हो परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए। और तीसरी कंडीशन कह रही है कि ये घर आपने परचेज कर लिया हो या कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी हो 5 साल के अंदर अंदर, जब से आपने लोन लिया उस ईयर के एंड से 5 साल के अंदर आपने घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो डिडक्शन मिलेगी 2 लाख तक की, नहीं तो हर केस में 30,000 तक की डिडक्शन मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। तो एक बार मैं दोबारा बोल दूंगा। पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है, लोन आपने लिया हो 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद। सेकंड कंडीशन, लोन आपने लिया हो परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए। तीसरी कंडीशन, आपने जब 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 लोन लिया उस ईयर के एंड से 5 साल के अंदर यह घर परचेज कर लिया हो या कंस्ट्रक्शन तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी हो। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो लिमिट तुम्हें मिलेगी 2 लाख की, नहीं तो लिमिट तुम्हें मिलेगी 30,000 की। अब बच्चा कहता है सर क्या ये जो डिडक्शन है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली, क्या ये दोनों स्कीम के अंदर है? आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। याद करें तो मैंने कल वाली मैराथन के अंदर भी आपको बताया था, परसों वाली मैराथन के अंदर हमने डिस्कस किया था। आई थिंक कल क्या था, कल संडे था ना? हाँ, तो कल सुबह ही तो हमारी मैराथन खत्म हुई है। सर 5 हेड स्टार्ट नहीं हुए ना? नहीं, 5 हेड अभी स्टार्ट नहीं हुए। हाउस प्रॉपर्टी कोई 7वां 8वां हेड है तो भी वो कर रहे हैं, ठीक है ना। 5 हेड स्टार्ट होंगे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स खत्म होने के बाद। फिर हम 5 हेड स्टार्ट करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी 5 हेड में नहीं आता, 7वां 8वां हेड होता है तो उसको हम कर रहे हैं, ठीक है। तब से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब सारे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स खत्म हो जाएंगे ना, फिर हम 5 हेड स्टार्ट करेंगे। शायद में भी हो सकता है एग्जाम के बाद करें, बट अभी उससे पहले पहले तो हम यही चैप्टर कर सकते हैं। उससे बाद में अगर हम कर पाए तो कर पाए। नालायक कहेंगे, बिल्कुल ही हद होगी, पहली पहली बार पढ़ रहे हो क्या? सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो क्वेश्चन का निकल के आ रहा है, बच्चा कह रहा है सर क्या ये दोनों स्कीम के अंदर पढ़ता है? तो ये दोनों स्कीम के अंदर नहीं होता। ये डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होती, ये ऑप्शनल स्कीम वाले केस में होती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी, हाँ सर अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो 30,000 की मिलेगी, ठीक है। अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो कितने की मिलेगी? 30,000 रुपए की मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। और अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तब 2 लाख तक की मिलेगी, बट तब मिलेगी अगर आपने ऑप्शनल स्कीम ली है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, डिफॉल्ट स्कीम वालों को डिडक्शन नहीं मिलेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात हो रही है। लेट आउट वाले केस में मिल जाएगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में नहीं मिलेगी। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है जी? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। कितने ईयर तक डिडक्शन मिलेगा? भाई सेम ईयर में मिलेगा तुम्हें। तुम एक इधर यार हद होगी तुम्हारी भाई, वो प्री कंस्ट्रक्शन की बात होती है। एक तो पहले आप ये मानो ये रिवीजन क्लास है, कई बच्चों को रेगुलर लग रहा है। रेगुलर मेरा 320 घंटे का है। कितने घंटे का है? पीछे बोलो कितने घंटे का है? 320 घंटे का रेगुलर बैच है। और हम रिवीजन कितने घंटे में कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं 60-70 घंटे में, ठीक है। तो उसको रिवीजन मानो। अभी हम 12 घंटे में मैराथन भी करेंगे जिसमें 5 हेड रिवाइज करेंगे। तो वो जो प्री कंस्ट्रक्शन की बात होती है वो किसकी बात होती है? वो प्री कंस्ट्रक्शन की बात होती है, जो आप कह रहे हो कितने साल के अंदर मिलता है। ये तो करंट ईयर की बात हो रही है ना, ये तो जितना भी पे करोगे इस साल में सारा मिलेगा, बट लिमिट तुम्हारी 30,000 और 2 लाख की है, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। क्या क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन क्या जी? अब क्वेश्चन ये निकल, चलो पहले छोटी छोटी बातें और करते हैं, छोटी छोटी बातें और करते हैं। पहला, लोन आपने लिया हो कहीं से भी, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ट्रस्ट से, फ्रेंड से, फैमिली से, लोन आपने कहीं से भी लिया हो, डिडक्शन आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इंटरेस्ट जो अलाउड होगा वो ड्यू बेस पे होगा, पेड बेस पे भी अलाउड है, ड्यू बेस पे भी अलाउड है। जैसे म्युनिसिपल टैक्स जो था ना वो पेड बेस पे, म्युनिसिपल टैक्स जो था वो पेड बेस पे अलाउड था, ये जो है ये ड्यू बेस पे अलाउड है, पेबल बेस पे अलाउड है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, पैनल इंटरेस्ट, ये अलाउड नहीं है। इट मींस आपने मान लो इंटरेस्ट टाइमली पे नहीं किया, उस इंटरेस्ट पे एक और इंटरेस्ट लग गया, तो पैनल इंटरेस्ट जो होता है वो 24B में अलाउड नहीं होता। मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट जो होगा वो तो अलाउड होगा, जो पैनल इंटरेस्ट होगा वो 24B में अलाउड नहीं है। ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। फिर गवर्नमेंट कह रही है अगर पुराने लोन की रीपेमेंट करने के लिए आपने कोई नया लोन लिया, अगर पुराने लोन की रीपेमेंट करने के लिए आपने कोई नया लोन लिया, उस नए लोन को
आप यूज कर रहे हो हाउस प्रॉपर्टी के, तो फिर जो भी नए लोन का इंटरेस्ट होगा वो भी तुम्हें 24B में अलाउड है। मान लो आपने पुराना लोन लिया हाउस प्रॉपर्टी के लिए, अब उसको देने के पैसे नहीं है, उसकी रीपेमेंट करने के लिए आपने एक नया लोन लिया, और जो पुराना लोन लिया था वो अपने घर के लिए लिया था, तो जो नए लोन का इंटरेस्ट है वो भी तुम्हें 24B में अलाउड कर देंगे। वो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। फिर अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है, अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे इंडिया से बाहर, मान लो आपने बाहर से कहीं से लोन लिया, आपने इंडिया के बाहर से लोन लिया, बाहर वाले बैंक से लिया, बाहर वाली कंपनी से लिया, तो तुम्हें इंटरेस्ट की डिडक्शन तभी मिलेगी अगर आप टीडीएस काट के जमा करवा दोगे। अगर आप टीडीएस काट के जमा नहीं कराओगे तो 24B में आप इंटरेस्ट माइनस नहीं कर सकते। बस ये पर ध्यान दो। इट मींस अगर तुम्हें इंटरेस्ट माइनस करना है तो अगर तुमने बाहर से लोन लिया है, उस लोन पे, उस लोन के इंटरेस्ट पे तुम्हें टीडीएस काट के जमा करवाना पड़ेगा, तभी डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब ये मेन बात है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, जो तुम्हें कंफ्यूज करता है। अब इसमें मैं थोड़ा टाइम लगाना चाहता हूं, यहां पे थोड़ा मैं अपनी स्पीड स्लो करके चलूंगा, तो बहुत ध्यान से देखना अब इस पॉइंट का मतलब क्या है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब ये समझो ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होता क्या है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, जो बच्चे मांग रहे थे क्रक्स क्रक्स क्रक्स, तो अब क्रक्स की बारी आ गई है। अब सारे बच्चे ध्यान दें, अब क्रक्स की बारी आ गई है, तो बहुत ध्यान से इसको सुन लेना कि एक्चुअल में होता क्या है। बहुत ध्यान सुनना। मान लो आपने ना क्या किया, आपने यहां पे लोन ले लिया जी, आपने यहां पे लोन लिया। अब आपने जब लोन लिया तो गवर्नमेंट ने पूछा कि लोन तुमने किस पर्पस के लिए लिया, तो मैंने बोला जी मेरे को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने लोन लिया। भाई जो मैंने लोन लिया है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने लोन लिया, या मैंने बोला कि मैंने लेट आउट हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया, या मैंने बोला कि मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड की रिपेयर के लिए लोन लिया, या मैंने बोला कि लेट आउट की रिपेयर के लिए लिया, तो मैंने इस पर्पस के लिए लोन लिया। ठीक है। अब एक बात मेरे को बताओ, अगर मैंने लोन लिया घर परचेज करने के लिए या घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए, तो जैसे मैंने लोन लिया तुम्हें क्या लग रहा है कि अचानक से घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी? मतलब अचानक से 2 मिनट के अंदर क्या घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी? आंसर इज नो। भाई ऑब्वियस बात है, ऐसा तो है नहीं ना कि शकला का बुम बुम की पेंसिल है और शकला बुम बुम की पेंसिल है, जैसे ही मैं घर बनाऊंगा एकदम घर निकल के आ जाएगा। उसमें टाइम लगेगा। कई बार मान लो घर परचेज करने में 2 साल लग जाते हैं, कई बार घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में 4 साल लग जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा देख भाई, अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात है तो 30,000 और 2 लाख की लिमिट है, लेट आउट वाले केस में इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। मैं कहा ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कहा सुन, मैंने लोन लिया, अब लोन लिया तो मेरा घर बनके यहां पे तैयार नहीं हुआ, 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 और फाइनली मेरा घर बनके यहां पे तैयार हो गया। यहां पे तैयार हो गया मतलब इस साल के बीच में मेरा घर बनके तैयार हो गया। ठीक है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब जिस ईयर में मेरा घर बनके तैयार हुआ, क्या आपको नहीं लग रहा उसी साल में हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर आया? मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या आपको नहीं लग रहा कि उसी साल में हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर आया? बिल्कुल सही बात है भाई। जहां पर मेरा घर बनके तैयार हुआ तो उसी साल में हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर आया, हम ये मान के बैठे हैं, क्योंकि उससे पहले घर था ही नहीं। जब घर ही नहीं था तो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर भी वहां पे नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर किस पे लगेगा? या तो बिल्डिंग या लैंड अटैच विद बिल्डिंग। अब यहां तो बिल्डिंग थी नहीं, बिल्डिंग बनी मेरी यहां पे, तो यहां मेरा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर आया जी। और जब मेरा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर यहां पे आया तो तभी सेक्शन 24B आया, क्योंकि 24B हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में ही है, और अगर 24B हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में है तो 24B की बात तभी से होगी, उससे पहले से नहीं होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन सालों के अंदर अगर मेरा घर नहीं था तो उन सालों के अंदर सेक्शन 24B भी नहीं था? बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि घर नहीं तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी नहीं 24B नहीं, तो 24B यहां पे नहीं था जी। अच्छा, अब मेरा घर बन गया, 24B आ गया, तो गवर्नमेंट ने बोला सुन मेरी बात, अब ये जो तेरा घर बन गया, अब तो इस साल, जिस साल तेरा घर बना, बहुत ध्यान सुना, जिस साल तेरा घर बना उस साल में जो भी इंटरेस्ट पे करेगा ना, उस साल में जो भी इंटरेस्ट पे करेगा वो तो सारा का सारा तुझे अलाउड होगा।
लेट आउट वाले केस में कोई लिमिट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में 30,000 और 2 लाख रुपए की लिमिट है। तो करंट ईयर का जो भी इंटरेस्ट होगा हम तुझे अलाउड कर देंगे, लेट आउट वाले केस में विदाउट कंडीशन और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में विद कंडीशन कि तुझे अलाउड कितना होना है, उसके बेस पे हम करंट ईयर का सारा अलाउड कर देंगे। ठीक है जी। अब एक बच्चा कहता है सर करंट ईयर का तो चलो मुझे अलाउड कर दिया, भाई मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालूंगा इस साल की, तो मैं इंटरेस्ट माइनस कर लूंगा सेक्शन 24B में, कोई दिक्कत नहीं। बट गाबा सर एक बात बताओ, जिस साल मेरा घर बनके तैयार हुआ, ये मेरा साल है, इस साल मेरा घर बनके तैयार हुआ, आपने इस साल का इंटरेस्ट तो मुझे अलाउड कर दिया, बट गाबा सर इससे पहले भी तो मैंने कई इतने इंटरेस्ट पे किए हैं। भाई यहां पर मैंने लोन लिया था, माना मेरा घर नहीं बना था, बट इंटरेस्ट तो मैंने पे किया होगा। भाई यहां पर मैंने इंटरेस्ट तो पे किया है। मैं कहा बात तो सही है। तो कहता उसका क्या होगा? भाई ये जो मैंने इतना सारा इंटरेस्ट पे किया, उन साल के अंदर मेरा घर था नहीं, घर नहीं था तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं था, हाउस प्रॉपर्टी नहीं था 24B नहीं था, 24B नहीं था, डिडक्शन मुझे मिली नहीं होगी। तो अब जो मैंने इतना सारा इंटरेस्ट पे किया है, इसको मैं क्या करूं? तो गवर्नमेंट कहती है सुन, इसको हम बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट या प्री परचेज पीरियड का इंटरेस्ट। अब गवर्नमेंट कह रही है सुन भाई मेरी बात, सुन मेरी बात, ये आपका है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड या ये आपका है प्री परचेज पीरियड का इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है। गवर्नमेंट कह रही है सुन, अब गवर्नमेंट कह रही है ये जितना भी तेरा इंटरेस्ट है, ये जो भी तेरा इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट हम तुझे अलाउड कर देंगे, हम अलाउड करेंगे, ऐसा नहीं कह रहे अलाउड नहीं करेंगे, अलाउड करेंगे, बट ये इंटरेस्ट हम अलाउड करेंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। मतलब चाहे ये लेट आउट वाला केस हो, चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस हो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट जो अलाउड होगा वो अलाउड होगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उसको टोटल इंटरेस्ट निकाल लो, डिवाइड बाय 5 कर दो, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। अब ये एक इंस्टॉलमेंट आ गई। अच्छा अब ये पहली इंस्टॉलमेंट आ गई, ये पहली इंस्टॉलमेंट किस साल में अलाउड होगी? ये उस साल में अलाउड होगी जहां पर मेरा घर बनके तैयार हुआ। तो क्या समझ में आ रहा है? करंट ईयर का इंटरेस्ट, एक तो इस साल का इंटरेस्ट ये हो गया, प्लस में जो पिछले साल की इंस्टॉलमेंट पहली आ रही है वो इंस्टॉलमेंट जोड़ दी, इन दोनों को आपने जोड़ दिया। अब ये करंट ईयर की बात हो रही है। तो मतलब करंट ईयर में क्या होगा? करंट ईयर में क्या होगा? करंट ईयर में गवर्नमेंट कह रही पहले तो होगा उस साल का इंटरेस्ट होगा, फिर जो प्री वाला इंटरेस्ट है उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो वो इंस्टॉलमेंट आएगी। इन दोनों को हमने जोड़ लिया। अब जोड़ लिया, दो केस है। अगर ये घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगी वो 30,000 और 2 लाख एज बी अलाउड, और अगर ये घर लेट आउट है तो दोनों को मिला के जो भी इंटरेस्ट आ रहा है सारा अलाउड कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम ट्रीटमेंट करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? बताओ। डन, लॉक कर दे इसको जी। डन 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 डन। चलो जी, तो ये हमारा इंटरेस्ट का पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो जी, देखो मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखना। ठीक है जी, अब ध्यान से एक बार चेक करो। देयर वुड बी नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। वही बात लिखी है। अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में, अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में, भाई जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है एक दो बार पीछे करके सुनेंगे। ठीक है, 1-2 बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कई बच्चे बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, पेपर उनके भी 20-25 दिन के बाद है, पता नहीं उन्होंने पिछले 9 महीने में क्या किया, मेरी समझ से परे है। एक बार लास्ट टाइम मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद हम इस पर टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें 20 दिसंबर या जनवरी तक लेके जाऊंगा कि चलो भाई अपना चलते रहते हैं। थोड़ा सा पहले भी मुझे छोड़ना पड़ेगा ताकि तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम मिले। ठीक है ना? तो आप ये मान के चलो कि 7 से लेकर 10 दिसंबर के बाद मैं कोई क्लास नहीं लूंगा आपकी, उसमें फिर आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा। लास्ट क्लास जो होगी वो मैक्सिमम 10 दिसंबर तक होगी। उसके बाद अगर एक आधी क्लास लेनी होगी तो लूंगा,
ताकि मुझे छोड़ना भी आपको कि ऐसा तुम खुद भी पढ़ो, ये नहीं कि यहां सीधा एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, ठीक है ना। चलो इधर देखो ध्यान से, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझो भाई, सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि आपने लोन लिया, उस लोन पे इंटरेस्ट पे किया, उस इंटरेस्ट की तुम्हें डिडक्शन कितनी मिलेगी, बस ये मुद्दा यहां पर है। लोन लिया, लोन पर इंटरेस्ट पे किया, उसकी डिडक्शन कितनी मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात बोली है कि जिस ईयर में तुम्हारा घर बन के तैयार हुआ, मतलब जिस ईयर में तुमने घर परचेस कर लिया, जिस ईयर में तुम्हारा घर बन के तैयार हो गया, तो उस साल में तो जो भी तुमने इंटरेस्ट पे किया होगा वो तो सारा। भाई अगर मेरा घर बन के तैयार हुआ 23-24 में, तो 23-24 में जो भी इंटरेस्ट पे किया होगा वो तो मिल जाएगा सारा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि लोन मैंने पहले लिया हो। अब अगर लोन मैंने पहले लिया, उन लोन पे इंटरेस्ट पे किया, उसकी इंटरेस्ट का क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा जिस ईयर में तेरी घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, जैसे मेरे घर की जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हुई, तो इस साल का तो गवर्नमेंट ने कहा तुझे सारा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट इस साल से पहले भी कुछ साल ऐसे हैं जहां पर मैंने इंटरेस्ट पे किए, तो गवर्नमेंट ने कहा उन सालों का भी इंटरेस्ट हम तुझे अलाउड करेंगे, बट सारा एक साथ नहीं करेंगे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर करेंगे। तो सारा इंटरेस्ट जोड़ लो, डिवाइड बाय 5 कर दो, उसकी इंस्टॉलमेंट आ गई। तो करंट ईयर वाला इंटरेस्ट प्लस में ये इंस्टॉलमेंट, दोनों को जोड़ लो। अब अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो डिडक्शन मिलेगी 30,000 और 2 लाख। और अगर ये लेट आउट है, उस वाले केस में कोई लिमिट ही नहीं है। अब इसके 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है, जो आपको समझ में आ जाएंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है जी, क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है। डन, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे एक बार देखो जी, अब ये डिफॉल्ट स्कीम है और ये ऑप्शनल स्कीम है। अब ध्यान से देख लेना, डिफॉल्ट स्कीम है, ऑप्शनल स्कीम है। अब यहाँ पे चेक करो, सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला हो, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला हो तो NA भी वहां पे नील होती है, तो इसमें 24A तो मिलता ही नहीं है। याद करो, आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि अगर कोई घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं, उसकी GAB नील आती है। 2 घर की डिडक्शन, जो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में GAB नील होती है, तो वहां तो डिडक्शन का मतलब ही नहीं है। अब ये लेट आउट वाले केस में 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी है, दोनों स्कीम के अंदर है। अब आ जाओ डिडक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन वाली। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में डिफॉल्ट स्कीम के अंदर नहीं है, ऑप्शनल स्कीम के अंदर है। लेट आउट वाले केस में दोनों स्कीम के अंदर डिडक्शन आपको मिल जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। गौरव इकट्ठे 250 क्वेश्चन सेंड नहीं करूंगा, जैसे जैसे मैं कराऊंगा वैसे वैसे ही सेंड कर पाऊंगा। वो अभी पूरा क्वेश्चन बैंक तैयार नहीं हुआ, जो पूरा क्वेश्चन बैंक आपको मैंने इनकम टैक्स का दिया हुआ है उसके अंदर से ही मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो डेली बेस पर मैं आपको दिया करूंगा क्लास स्टार्ट होने से पहले कि जो हमें करने हैं, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आ जाओ, अब यहाँ पे आओ। अगला सेक्शन जो है दैट इज सेक्शन नंबर 25 कैपिटल A, ये है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। अब एक बार ऐसा करते हैं, बाकी बच्चों पे प्रोविजन एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे टाइम लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ना कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा कि आपको समझ में आ गया। अभी क्या लग रहा है, सब थ्योरी याद हो रही है, प्रोविजन याद हो रहे हैं, बट एग्जाम में मेन क्या बनने हैं, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस तरह से बनने हैं अभी हम वो थोड़ी देर के बाद वो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आओ, 24A ये है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। अब रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या है। सर एक बात मेरे को बताना, क्या आपको नहीं लग रहा कई बार ऐसा होता है कि रेंट आप रिकवर नहीं कर पाते। अब एक बताओ, कई बार ऐसा होता है कि रेंट आप रिकवर नहीं कर पाते, अब उस टाइम तो रिकवर नहीं हुआ बट बाद में रेंट रिकवर हो गया तो क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर किसी पर्सन को अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हो रही है तो वो रिकवरी हम टैक्सेबल करेंगे हाउस प्रॉपर्टी में, बट सारी नहीं, 30% की डिडक्शन माइनस करने के बाद। मान लो अभी मुझे रेंट रिकवर नहीं हुआ, भाई किराएदार आए मुझे किराया देकर ही नहीं गए, अब बिना किराया दिए भाग गए। अब अगर बिना किराया दिए भाग गए, रेंट 5 महीने का था और 20,000 पर मंथ किराया था, तो 1 लाख का मुझे किराया मिला नहीं। फिर क्या हुआ, 4-5 महीने के बाद ना वापिस आ गए, उसने कहा जी हमसे ना गलती हो गई, आप ये रेंट हमसे वापस ले लो। अब मुझे रिकवरी हो रही है किसकी, अनरियलाइज रेंट की या एरियर्स ऑफ रेंट की।
तो गवर्नमेंट ने करी वो जो रिकवरी होगी वो हम टैक्सेबल करेंगे, बट 30% की डिडक्शन माइनस करने के बाद 70% रिकवरी जो होगी वो टैक्सेबल होगी। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्सेबल जिस ईयर में रिसीव करेंगे डिडक्शन मिलेगी 30% की, 70% जो होगी वो रिकवरी टैक्सेबल होगी, और टैक्सेबल होगी चाहे उस टाइम पर आप उस घर के ओनर हो या नहीं हो, वो रिकवरी आपके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो। अब ये पॉइंट क्यों लिखा है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही कई बार ऐसा हो सकता है कि आप वो घर बेच चुके हो, आप उसके उस टाइम ओनर ही ना हो, तो ओनर अगर नहीं भी है ना तो भी वो इनकम तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का 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 पक्का। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से, अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला फिर यहाँ पे आ रहा है जॉइंट ओनरशिप। अरे जॉइंट ओनरशिप का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर है। अच्छा एक बताना, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक प्रॉपर्टी के मोर देन वन ओनर हो? बोलो 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 बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी बोलो फटाफट से यार। क्या ये पॉसिबल है कि एक प्रॉपर्टी के मोर देन वन ओनर हो? बिल्कुल पॉसिबल है। अब ये पॉसिबल है कि एक प्रॉपर्टी के मोर देन वन ओनर हो, तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या करेंगे? गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल सिंपल है। अगर एक प्रॉपर्टी के मोर देन वन ओनर हैं और अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में यूज कर रहे हैं तो जीएबी नील आएगी, एनएबी नील, 24A नील, 24B जो भी इंटरेस्ट होगा वो माइनस कर दोगे, तुम्हारा लॉस आएगा। बट हाँ, अगर एक प्रॉपर्टी के मोर देन वन ओनर हैं और आपने वो प्रॉपर्टी किराए पर दे दी, अब अगर आपने वो प्रॉपर्टी किराए पर दे दी तो जो वहां से किराया आएगा तो हम कैसे कैसे टैक्सेबल करेंगे? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सर टैक्स रेट अलग है क्या हाउस प्रॉपर्टी में? नहीं, आंसर इज नो। टैक्स हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में स्लैब रेट लगते हैं। हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में मेरे भाइयों स्लैब रेट ही लगते हैं, ठीक है ना। हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में स्लैब रेट ही एप्लीकेबल होते हैं, ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में स्लैब रेट ही लगते हैं जी, ठीक है। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ। हेलो भाई साहब, ओए ओ चिंटू, हेलो ओए चिंटी, इधर सुनो मेरी बात को। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी है, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी का एक ओनर है P, एक ओनर है Q, एक ओनर R, ये तीन ओनर है। इसने इस प्रॉपर्टी में 40 लाख रुपए लगाए, इसने इस प्रॉपर्टी में 10 लाख रुपए लगाए, इसने इस प्रॉपर्टी में 10 लाख रुपए लगाए। ये 40 लाख लगाए, 10 लाख लगाए, 10 लाख रुपए लगाए। अब मेरे कान खोल के बात सुन लेना, ये प्रॉपर्टी के तीन ओनर हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी किराए पर दे दी। अब जो किराया इनको वहां से आ रहा है तो गवर्नमेंट ने बोला नॉर्मल इनकम निकाल लो। नॉर्मल इनकम निकालने के बाद 4:1:1 में डिवाइड कर दो, इतनी इतनी इनकम इनके हाथ में टैक्सेबल है। और अगर इन्होंने इस घर के लिए लोन लिया है, मान लो इसने भी लोन लिया, इसने भी लोन लिया, इसने भी लोन लिया, तो हर को ओनर को, टोटल नहीं, हर को ओनर को डिडक्शन जो मिलेगी वो अपने अपने इंटरेस्ट की मिलेगी। मतलब अगर ये घर यूज कर रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए तो 2,30,000 रुपए की लिमिट होती है, तो 2,30,000 रुपए की एग्रीगेट नहीं है यहाँ पर, मतलब इसके लिए लिमिट अलग है, इसके लिए लिमिट अलग है, इसके लिए लिमिट अलग है। तो जो डिडक्शन मिलती है ना इंटरेस्ट ऑन लोन वाली, वो घर वाइज नहीं मिलती, वो ओनर वाइज मिलती है। मतलब इस घर के तीन ओनर है, तीनों ने लोन लिया तो तीनों की अलग अलग लिमिट है, ये बात ध्यान देना। कंबाइन 2 लाख रुपए की लिमिट मत कर देना। हाँ, अगर एक ओनर है, एक ओनर के दो घर हैं, दोनों के लिए लोन ली है तो कंबाइन लिमिट होगी 2 लाख की। बट अगर एक घर के मल्टीपल ओनर हैं तो अलग अलग लिमिट होगी, बस ये पर ध्यान दे। यहां पे देखो क्या लिखा है, देखो जी, आपने अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, लेट आउट में तो कोई लिमिट ही नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या लिखा है, 30,000 और 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ओनर, नंबर ऑफ ओनर मतलब यहां पे उसने क्या लिखा है, हैज ओनर को, हर को ओनर को 30,000 या 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी, हर को ओनर को मिलेगी इंडिविजुअली, प्रोवाइडेड ऑब्वियस सी बात है वो इंटरेस्ट पे कर रहा हो। अगर वो इंटरेस्ट ही पे नहीं कर रहा फिर तो बातें अलग होगी, ये तो हर ओनर को डिडक्शन मिलेगी। सर डिवाइड एनएवी करेंगे, इनकम करेंगे जी, इनकम करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालो नॉर्मल। आप ये मानो ही मत, इस घर के 4 ओनर है, 5 ओनर है, नॉर्मल इनकम निकालो, नॉर्मल इनकम निकालो। नॉर्मल इनकम निकालने के बाद जो उनकी रेशो होगी उसमें डिवाइड करो, वो ये बात कहना चाह रही है। एनएवी डिवाइड नहीं करनी, आप नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालने के बाद आप डिवाइड करोगे, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे देखो जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो मैंने क्या लिखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में डिडक्शन ओनर वाइज मिलती है, हाउस वाइज नहीं। वो देखना, डिडक्शन ओनर वाइज मिलेगी, हाउस वाइज नहीं मिलेगी। जैसे
एक घर है, ओनर ए, ओनर बी, ओनर सी, इसने इंटरेस्ट पे किया 180 40 30, तो डिडक्शन मिलेगी 180 40 30। कंबाइन लिमिट 2 लाख रुपए की यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि 3 ओनर हैं, डिडक्शन जो मिलेगी वो ओनर वाइज मिलेगी। फिर अगर एक ओनर है, उसका ये 2 घर हैं, अब ये 2 घर हैं, इसके लिए 180 है 40 है, अब 2,20,000 पे है, तो टोटल डिडक्शन जो मिलेगी वो 2 लाख रुपए की मिलेगी, इसके ऊपर की नहीं मिलेगी, क्योंकि डिडक्शन जो है वो ओनर वाइज मिलती है, डिडक्शन हाउस वाइज नहीं मिलती। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? क्या इसको लॉक कर दूं? अब यहाँ पे एक पॉइंट हमारा बस और बचा है, देन इसके प्रोविजन प्रोविजन हमारे सारे खत्म हो जाएंगे और फिर हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब ये सेक्शन हमारा यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है, दैट इज सेक्शन नंबर 23(5) जी। अब ये सेक्शन 23(5) क्या है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका काम घर को किराए पर देने का है तो बताना इनकम कहां जाएगी जी? मेरे को सारे बच्चे बताओ, फटाफट से बताओ, अगर तुम्हारा काम घर को किराए पर देने का है तो इनकम टैक्सेबल कहां पे होगी? सारे बच्चे बोल दो जी। अगर तुम्हारा काम घर को किराए पर देने का है तो इनकम टैक्सेबल जो होगी वो कहां पे होगी जी? ऑब्वियस सी बात है, मेरी इनकम जो होगी वो पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगी जी। ठीक है, ऑब्वियस बात है, कहां टैक्सेबल होगी? पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगी, ये बात क्लियर है? अच्छा, अगर मेरा काम घर को सेल परचेज करने का है तो भी इनकम कहां टैक्सेबल होगी? पीजीपी के अंदर होगी। अब बहुत ध्यान सुना, मान लो हाउस प्रॉपर्टी मेरे हाथ में स्टॉक इन ट्रेड है। अब अगर हाउस प्रॉपर्टी मेरे हाथ में स्टॉक इन ट्रेड है तो मतलब मेरा काम क्या है? घर की सेल परचेज करने का है। अब अगर हाउस प्रॉपर्टी मेरे हाथ में स्टॉक इन ट्रेड है मतलब मेरा काम घर की सेल परचेज करने का है, बट घर मेरे से बिक ही नहीं रहा, घर मेरे से बिक ही नहीं रहा और मैंने घर खाली रखा हुआ है क्योंकि कोई लेने वाला बायर नहीं आ रहा। अब गवर्नमेंट ने कहा एक बात बताओ यार, घर खाली रखने की भी तो कोई लिमिट होती होगी भाई। अगर तेरा घर नहीं बिक रहा तो उसको तू किराए पे लगा। मैंने कहा नहीं, मैं किराए पे नहीं लगाऊंगा, किराएदार खराब कर जाते हैं, मैं बेचूंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा बेच ना, फिर मैं कहा कस्टमर ही नहीं आ रहा। गवर्नमेंट ने कहा सुन मेरी बात, अब अगर तेरा काम घर को सेल करने का है, किराए पर लगाने का नहीं है, अगर तेरा काम घर को सेल करने का है बट तेरा घर बिक नहीं रहा, तो 2 साल तक, 2 साल तक गवर्नमेंट कह रही है अगर खाली पड़ा है तो उसकी जीएबी नील मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 साल तक खाली रख सकता है। या तो फिर 2 साल के बाद उसे किराए पे लगा दे तो इनकम तेरी हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। अगर तू फिर भी खाली रख रहा है 2 साल के बाद तो डीम्ड लेट आउट मान के हम तेरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल कर देंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर तुम्हारा बिजनेस किराए पर देने का है तो पीजीपी की इनकम है, अगर किराए पर देने का नहीं है, सेल परचेस का है, तो 2 साल तक तो जीएबी नील मानेंगे। 2 साल के बाद या तो बेच या रेंट पे लगा, रेंट पे लगाएगा तो हाउस प्रॉपर्टी, बेचेगा तो पीजीपी, नहीं बिक रहा खाली पड़ा है तो डीम्ड लेट आउट मान के इनकम जो होगी वो तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगी। ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, उम्मीद करूंगा आपको सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। डन? पैक कर दे इसको जी, पक्का पक्का? चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब मैं आपको दिखा रहा हूं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमें करने हैं जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, ये तुम्हें करने हैं, मेरे को नहीं करने। पेपर किसके हैं अभी? अभी आने वाले पेपर किसके हैं? मेरे या तुम्हारे? तुम्हारे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सारे बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो जी, जल्दी बोलो। सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ने में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए।
हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान से करना, गलती हो जाएगी नहीं तो आपसे जी। एक बच्चे का आंसर आ गया घनश्याम का 2,30,000 रुपये। एक बच्चे का आंसर आ गया 2,30,000 रुपये। 2,30,000 की डायरेक्शन मिलेगी 24B में। अमरिंदर वाह वाह मेरे बच्चे वाह, तेने तो इंस्टीट्यूट चक चक के अपने हत्था तक रखेगा। नालायक आंसर दे मेरे को। 2,30,000 की मिलेगी। 2 लाख बॉम्बे वाले घर के लिए और 30,000 रुपये दिल्ली वाले घर के लिए। सबका आंसर जो है वो आंसर जो आ रहा है वो 2,30,000 रुपये आ रहा है जी। सबका आंसर जो है वो 2,30,000 रुपये आ रहा है। तो बच्चा कह रहा है 2 लाख रुपए बॉम्बे वाले घर के लिए और 30,000 रुपये जो मिलेगी वो मिलेगी आपको दिल्ली वाले घर के लिए। तो ऑलमोस्ट सब बच्चों का आंसर जो है वो 2,30,000 रुपये। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप हो सब के सब नालायक। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि डिडक्शन जो मिलती है वो ओनर वाइज मिलती है। अब यहाँ पे ओनर कौन है? मानस। मानस के 2 घर हैं, एक बॉम्बे में एक दिल्ली में। यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 30,000, टोटल 2,30,000। बट 2 लाख से ऊपर का तो बेनिफिट मिल ही नहीं सकता भाई। 2 लाख से ऊपर का तो बेनिफिट मिल ही नहीं सकता। आप अगर 2,30 आंसर दे के आ रहे हो तो गलत आंसर दे के आ रहे हो। 2 लाख से ऊपर अभी 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 2 मिनट पहले भाई, अभी 2 मिनट पहले ये डायग्राम हमने देखा कि अगर एक घर के 2 ओनर हैं, इन दोनों को मिला के 2,20 हो रही है, तो हाईएस्ट 2 लाख की डिडक्शन है। एक ओनर को 2 लाख से ऊपर की डिडक्शन मिल ही नहीं सकती जी। अब तुम क्या आंसर दे रहे हो? अब तो कोई फायदा थोड़ा हुआ। ये तो भाई पहले आंसर देना चाहिए ना। अब तुम पेपर से बाहर आ चुके हो। पेपर में तुमने 2,30 ही लिखा था, तो अगर पेपर में 2,30 लिखा था वो 2,30 गलत है, ठीक है ना। वैसे तुम्हें लग रहा होगा सही है, बट आंसर उसके नंबर नहीं देगा वो तुम्हें यही तो जानना चाह रहा है तुम गलती क्या करके आ रहे हो, और तुमने गलती कर दी है। अब तुम कहो सर थोड़े से वो नंबर दे। इस क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट ही वही था, डिडक्शन मिलनी कितनी है। तो डिडक्शन जो मिलेगी वो 2 लाख रुपए की मिलेगी। तो लिमिट यहाँ पे 2 लाख रुपए की। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे आंसर जी, देखो यहाँ पे 2 लाख रुपए की आ रही है। 30,000 मतलब 30 लाख का 10% 3 लाख रुपए। रिस्ट्रिक्ट करेंगे 2 लाख रुपए, 2 लाख तो ये आ गया। फिर 5 लाख का 11 55,000 रुपए रिस्ट्रिक्ट करेंगे 30,000 रुपए, क्योंकि रिपेयर है और रिपेयर वाले केस में लिमिट कितनी है? 30,000 रुपए की है। तो यहाँ पे 30,000 आ गया, टोटल लगा 2,30। अब डिडक्शन जो मिलेगी वो दोनों को मिलाकर वो 2 लाख की मिलेगी, उसके ऊपर की मिल ही नहीं सकती। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? तो डिडक्शन जो मिलनी है वो 2 लाख तक की मिलनी है, इसके ऊपर की डिडक्शन मुझे नहीं मिल सकती। बस ये पर ध्यान देना जी। डन। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे आ जाओ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ सारे के सारे बच्चे। ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। मुझे इसकी इनकम निकाल के बताओ फटाफट से जी। रूबी ये विद प्रेजेंटेशन ही है। ये प्रेजेंटेशन जो करनी है मेरे बच्चे, प्रेजेंटेशन ऐसे ही करनी है। ये रिप्रेजेंटेशन देखो, ये टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन है जी। ये रही आपकी टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन। ये देखो इस तरह से करनी है। ये टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन है। 2 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड होगा। पहला पार्ट ये बनेगा, दूसरा पार्ट आपका ये बनेगा जी। ठीक है जी। पहले पार्ट में 2 लाख आपने भी निकाला, दूसरे पार्ट में 30,000 आपने निकाला, फिर टोटल कर दिया 2,30,000 रुपए। लास्ट में मिलेगी 2 लाख रुपए की। तो बेनिफिट जो मिलेगा वो 2,30,000 रुपए का। सर 2,30 कैसे है? ऐसे आए ना, 2 लाख रुपए यहाँ पे, 30,000 रुपए यहाँ पे, टोटल 2,30 हो गया ना। ठीक है। चलो अब एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जी, फटाफट से आओ। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया? ये रहा। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ कितना आएगा जी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अभिषेक रिपेयर वाले केस में 30,000 रुपए की लिमिट मिलती है ना। 2 लाख रुपए की डिडक्शन जो है वो परचेज और कंस्ट्रक्शन वाले केस में है। मैंने कहा था ना 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो 2 लाख की लिमिट है। अब परचेज और कंस्ट्रक्शन वाले केस में 2 लाख की है। रिपेयर वाले केस में तो हाईएस्ट जो मिलेगी वो 30,000 रुपए की मिलेगी।
तरह क्वेश्चन आपके दिए क्वेश्चन सब कुछ है उसके अंदर, सब उसके अंदर सब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जी। अभिषेक आपकी बात का शायद मैंने आंसर दिया है। 3 लाख पे 10% कैसे आया? तो क्वेश्चन पढ़ो ना ध्यान से, नालायक, क्वेश्चन ही पढ़ना होता, आंसर नहीं देखना होता। क्वेश्चन में रेट 10% दिया हुआ है, क्वेश्चन चेक करो। जल्दी निकालो, इनकम कितनी आएगी जी? इनकम 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 बोलो कितनी आएगी जी? 35,600 लक्ष्य, सीमू 35,600, हर्ष, दीपक, रुचि, ऑलमोस्ट सबका आंसर सेम आ रहा है, गलत। 79,000 इज इनकरेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा यहां पर 35,600 ही करेक्ट आंसर बनेगा जी। जिन जिनका भी आंसर 35,600 है दैट इज करेक्ट आंसर। अब 35,600 करेक्ट आंसर कैसे है देखो, पहले तो म्युनिसिपल वैल्यू एमवी और एफआरवी, हायर क्या बनेगा, ये बन गया। फिर एसआर 120, तो लेस क्या बन गया, 120 बन गया। तो ईआर मेरा कितना आ गया, 120 आ गया। फिर 11,000 पर मंथ रेंट है और अनरिलाइज रेंट जो है वो 11,000 पे है। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है रूल 4 की, मतलब अनरिलाइज रेंट माइनस किया जाएगा। अब उसके म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 10% है म्युनिसिपल वैल्यू का, ठीक है। इंटरेस्ट कैपिटल 40,000 पे की है, ठीक है। अब 11,000 पर मंथ है, तो 11,000 मल्टीप्लाई 12, तो 11,000 मल्टीप्लाई 12 अगर हम करते हैं तो 1,32,000 आता है। उसमें से 11,000 पे अनलाइज है, कितना हो गया, 121 हो गया। तो 121 हो गया तो ए आर मेरा ज्यादा है, तो अगर ए आर ज्यादा है तो जीएवी क्या बनेगा, ए आर। तो फिर मेरा बनेगा 121 जीएवी बनेगा। म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू का, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 130, तो 13,000 पे ही हो गया जी। तो ये 13,000 पे ही हो गया। तो इसमें से अगर मैं 13,000 पे माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 1,08,000 पे एनएवी, माइनस में 30%, तो माइनस में 30%, और फिर माइनस में आपका जो होगा लोन होगा 40,000 रुपए का। तो 40,000 रुपए का ये माइनस कर दो, 35,600 रुपये आंसर आएगा। बताओ इससे गिरा हुआ क्वेश्चन क्या बनेगा? इससे गिरा हुआ क्वेश्चन और क्या ही बनेगा, इसका आंसर जो है दैट इज 35,600 रुपये। एक बार चेक करते हैं, ये हमारा आंसर है 35,600 रुपये। लो जी, ये देखो जी, 35,600 रुपये हमारा इनकम आ रही है, ये आंसर है जी। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही बनेगा बताओ जी। और प्रेजेंटेशन वही होगी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालने का फॉर्मेट आपको मैंने बताया था, सेम प्रेजेंटेशन वो वाली होगी जी। भाई जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालते कैसे, वही फॉर्मेट होगा जी। सर अगर डिफॉल्ट स्कीम होती तो भी सेम ही होता भाई। यार आप एक बात बताओ नालायक, फिर गुस्सा डांट खाने वाले काम कर रहे हो। डिफॉल्ट स्कीम में सिर्फ क्या फर्क है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती। ये कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड थोड़ा है तो लेट आउट है। लेट आउट वाले केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऑप्शनल स्कीम हो चाहे डिफॉल्ट स्कीम हो। लेट आउट वाले केस में दोनों का ट्रीटमेंट सेम है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? चलो अगले क्वेश्चन पे आओ जब, ये लो क्वेश्चन नंबर 5 देखो जब। अब यहां पे एक बार फटाफट से आओ, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो और मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ जी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा जी, ये लो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। और मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ जी फटाफट से जी। क्या आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? सारे के सारे बच्चे फटाफट से आंसर बता दो। रूल 4 कुछ नहीं है, रूल 4 में अनरियलाइज रेंट की कंडीशन लिखी है और वो कंडीशन हमारे किसी काम की नहीं है। वो तुम्हें हर क्वेश्चन में दिया होगा कि रूल 4 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब अनरियलाइज रेंट जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है, उसको आपने माइनस करना है जी। हर्ष तो आंसर देख देख के बता रहा है, इतनी जल्दी मैंने अभी क्वेश्चन खोला भी नहीं, आंसर निकाल दिया, नालायक।
1,35,000, 1,35,000। बाकी सब बच्चे आंसर बताएं जी। आधे बच्चे तो बस थ्योरी थ्योरी करके भाग गए, कह रहे क्वेश्चन तो फिर देख लेंगे कभी क्या हो गया। अभी इस बार थ्योरी कर लेते हैं और फिर जब बाद में फिर प्रैक्टिकल कर लेंगे पेपर के बाद। जब पेपर में बैठ के पता लगेगा ना कि प्रैक्टिकल आते हैं, तो फिर उस टाइम हम मानेंगे प्रैक्टिकल आते हैं। अभी हम गाबा सर की बात नहीं मान रहे। गाबा सर का क्या है? 1,35,000 रुपये आंसर आ रहा है श्रेयस का जी। 75,000 आ रहा है रोहित का आंसर। चलो आओ जी एक बार चेक करते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। इधर देखो ध्यान से। अब अगर है गणेश हैज ए प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू 2.5 लाख रुपए। अब इसकी म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो 2.5 लाख रुपए है। अब एमवी जो है वो 2.5 लाख रुपए है। एमवी और एफआरवी इनमें से हायर, तो 2.5 लाख और 2 लाख, इनमें से हायर क्या हो गया? 2.5 लाख रुपए। फिर एसआर जो है वो कितने है? 210। तो एसआर 210 है, तो 210, तो ईआर जो आ गया वो 210 आ गया जी। ईआर जो आ गया वो 2,10,000 रुपये आ गया। प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट 20,000 पर मंथ। द टेनेंट वेकेंट द प्रॉपर्टी ऑन 31 जनवरी, मतलब 31 जनवरी मतलब फरवरी और मार्च 2 महीने खाली रही, और अनरिलाइज रेंट जो है वो 20,000 रुपये का है, और वगैरह सारी कंडीशन सेटिस्फाइड, रूल फॉल की अच्छी बात है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब 2 महीने खाली रही, तो 2 महीने खाली रही मतलब 10 महीने। 10 महीने का मतलब हो गया 2,10,000 रुपये, सॉरी 2 लाख रुपए। अब इसमें से फिर आपने 20,000 रुपये अनलाइज माइनस कर दिया, कितना हो गया? 180 हो गया। कितना हो गया? 180 हो गया। अच्छा, अब अगर 2 महीने की वैकेंसी ना होती तो 40,000 रुपये मुझे और मिल जाते। बोलो हाँ। अबे नालायको, अगर 2 महीने की वैकेंसी नहीं होती तो 40,000 मुझे और मिलते, तो मुझे कितना बनता? 2,20,000 रुपये। तो मेरा AR जो है वो 220 आ रहा था, अभी कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। तो आपको नहीं लग रहा वैकेंसी की वजह से कम आ रहा है? याद करो मैंने कहा था कि अगर AR कम है तो रीजन चेक करने होंगे। अगर रीजन वैकेंसी है तो AR ही GAV होगा। तो चेक करो, रीजन जो है वो वैकेंसी है, और अगर रीजन वैकेंसी है तो AR ही GAV होगा। तो क्या GAV बनेगा? 180। अब यहाँ पे आपका 180 GAV बन गया जी। अब यहाँ पे चेक करो, आपका GAV जो निकल के आ रहा है दैट इज ग्रोस एनुअल वैल्यू, वो आ रही है 1,80,000। माइनस कर दोगे आप यहां से म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दोगे, 8%। म्युनिसिपल वैल्यू कितने? 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए का 8% आप माइनस करोगे, कितना आ गया? 20,000 रुपए का। ये माइनस कर दोगे तो आपकी NAV आ गई। NAV कितनी आ गई? 1,60,000 रुपए की NAV आ गई। फिर माइनस में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो यहाँ पे 1,60,000 का 30% कितना आएगा? 48,000। फिर माइनस में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ रहा है? 65,000 रुपये। तो ये माइनस कर दोगे, आपका आंसर जो आएगा 47,000 रुपए की इनकम आ रही है। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? जल्दी बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? बोलो, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा? बताओ जी। डन? कोई दिक्कत परेशानी है पूछ लो जी। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो। आगे चलें जी, जल्दी बोलो फटाफट से जी, आगे चले। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ। ये लो जी, अब यहां पे आ गया क्वेश्चन नंबर 6। लो जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये है मजेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मजेदार है जी। ये क्वेश्चन, सर अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो रेंट को इग्नोर कर देंगे। कौन से रेंट को इग्नोर कर देंगे? अनलाइज रेंट को। फिर अनलाइज रेंट माइनस करेंगे नहीं, बट ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हमेशा कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है जी। सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, अब और कैसे आएंगे? अब तुम क्या चाह रहे हो, नए क्वेश्चन बनाएंगे कुछ?
ऐसे ही आएंगे भाई, यही तुम्हें मुश्किल लगते हैं, यही तुम दिखा दूंगा जब तुम पेपर में आएंगे ना, तुमसे यही नहीं होंगे, फिर तुम्हें लगेगा यार तो थोड़ा मुश्किल आ गया होगा, वो यही। तो ये सारे के सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन ही है जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, फटाफट से आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, और क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे आंसर बताओ फटाफट से जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 सारे बच्चे यहाँ पे चेक करो और मुझे बताओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी सारे। सर प्रोविजन नोट्स के अंदर मेंशन करना है, साथ भी कर सकते, नोट्स में भी कर सकते हो जी। सर लोन वाला कंडीशन क्वेश्चन 5 में क्या है? वो तो ये कह रहे हैं कि हायर इंटरेस्ट, याद करो 3 कंडीशन नहीं है, 2 लाख वाली जो है, तो वो तो लिखा हुआ है कि जितनी भी हायर इंटरेस्ट वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है, तो अच्छी बात है सेटिस्फाइड है। वैसे भी लेट आउट वाले केस में हमें चेक ही कहाँ करना होता है, लेट आउट वाले केस में तो सारी डिडक्शन माइनस होती है जी। पढ़ो 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 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो जी। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो जी। सर होली लेट आउट या पार्शली लेट आउट, मतलब रितिका लोन वाला 2 लाख रुपए आंसर आ रहा है रिया का। रिया कह रही है सर 2 लाख रुपए आंसर आ रहा है, रिया का आंसर आ चुका है 2 लाख रुपए। एक आंसर मैं रिसीव कर चुका हूं, वो 2 लाख रुपए का आंसर है जी। लॉस आएगा तो सूजल कितने का लॉस आएगा? 2 लाख रुपए का लॉस आएगा, ओके। तो 2 लाख रुपए का लॉस आएगा, एक बार चेक करते हैं कैसे आएगा जी। देखो यहाँ पे पूर्णा हैज वन हाउस प्रॉपर्टी एट इंदिरा नगर इन बेंगलुरु, शी वॉन्ट्स विद हर फैमिली इन द हाउस, ठीक है। रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड इज 25,000 पर मंथ, और एमवी दोषी म्युनिसिपल टैक्स 8,000 पे, और हाउस कंस्ट्रक्शन बिगन इन अप्रैल 17 विद ए लोन 20 लाख टेकन फ्रॉम एसबीआई हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 9% पर एनम ऑन 1/4/17। कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीट जो की है वो 30 नवंबर 19 को की है। फिर एक्यूमुलेट इंटरेस्ट जो है वो 31 मार्च 19 को 360 है, ठीक है। ऑन 31 मार्च 24 को पूर्णा ने 240 पे किए जिसमें 180 इंटरेस्ट है। देयर वाज नो प्रिंसिपल रीपेमेंट प्रायर टू दिस डे, ठीक है। कंप्यूट द पूर्णा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज्यूमिंग, पूर्णा ने ऑप्शन लिया शिफ्टिंग आउट, मतलब वो ऑप्शनल स्कीम ले रही है, वो डिफॉल्ट स्कीम नहीं ले रही है। अब प्लीज ध्यान सुना, पहली बात तो ना यहां तक की इंफॉर्मेशन मेरे किसी काम की नहीं है जी। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे किसी काम की नहीं है। रीजन क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले घर में जीएबी नील लेते हैं। अब भैया पहली बात तो जीएबी जो आ गया वो जीएबी आ गया नील, म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलती नहीं, नील हो गया। एनएवी कितना हो गया? नील हो गया। 24A कितना होगा? नील हो गया। सिर्फ 24B माइनस करेंगे, अक्षय गलत है, सिर्फ 24B माइनस करेंगे। अब 24B माइनस करेंगे, अब 24B का माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितने एक बार चेक करना, तो वो कह रहा है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है 360, तो भाई 360 अगर प्री का है तो 360 डिवाइड बाय 5, तो अगर मैं 360 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो 72,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। 72,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया, तो 72,000 का तो ये इंटरेस्ट हो गया 72,000 का। अब 72,000 रुपए का इंटरेस्ट है और करंट ईयर में उसने पे किया 240, उसमें 180 इंटरेस्ट है, तो प्री वाला ये हो गया और करंट वाला ये हो गया 180, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 2,52,000। अब 252 है
बट 2 लाख से ऊपर का तो बेनिफिट मिल ही नहीं सकता ना। तो भाई 2 लाख रुपए का बस यहाँ पे लॉस आएगा जी। तो इसका आंसर बनेगा 2 लाख रुपए का लॉस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए का लॉस आएगा। बताओ कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। तो 2 लाख रुपए का लॉस आएगा जी, बस सिंपल सी बात है। 2 लाख रुपए का एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे देखो री, पहली बात तो एनुअल वैल्यू नील लेंगे क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। फिर यहाँ पे चेक करो इंटरेस्ट वाले केस में क्या होगा। अब इंटरेस्ट वाले केस में अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हो इंटरेस्ट की, तो ये देखो जी, क्या कर रखा है इन्होंने, वही 180 प्लस में 72 कितना आ गया 252। तो लिमिट आपके 2 लाख रुपए की है, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया 2 लाख रुपए का। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? भाई सिंपल सी बात है, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है तो जीएवी हमें नील लेनी है, जीएवी नील लेनी है, म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन हमें मिलनी नहीं है, एनएवी नील आएगा। एनएवी नील 24A की स्टैंडर्ड डिडक्शन नील, क्योंकि नील का 30% नील आएगा। सिर्फ इंटरेस्ट माइनस करेंगे। अब इंटरेस्ट कितना माइनस करेंगे, तो उसने बोला एक्यूमुलेटेड जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कितना है, वो इंटरेस्ट आपको दिया हुआ 3,60,000 रुपए। अब वो प्री कंस्ट्रक्शन वाला है, तो 360 डिवाइड बाई 5, तो 72,000 रुपए तो वो हो गया। अब 72,000 रुपए वो हो गया, और करंट ईयर में 180 का इंटरेस्ट है, तो 180 प्लस में 72 252। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में लिमिट कितनी है 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए का लॉस आएगा जी बस। 360 और 2, अगर प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न हुई होती तो इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली निकलता। फिर अगर आप प्रिंसिपल पे कर दोगे तो बचे हुए लोन पे इंटरेस्ट निकलेगा ना। अगर प्रिंसिपल बीच में रीपे कर दिया तो इंटरेस्ट बचे हुए लोन पे निकलेगा, उसने प्रिंसिपल में नहीं किया तो इंटरेस्ट पूरा आएगा जी। कैसे पता लगेगा कि घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है? क्वेश्चन ही बताएगा, और साफ साफ बताया है। पहली लाइन के अंदर ही बताया। अगर तुम ध्यान से पढ़ो, तुम्हारा ध्यान क्वेश्चन में है नहीं ना, अब तुम्हारे ख्वाबों में कुछ और चलता है, क्वेश्चन तुम ध्यान से पढ़ते ही नहीं। ये देखो, आजा मेरा बच्चा, ओ मेरे बाबू, इधर देखो क्या लिखा है। पूर्णा हैज वन हाउस प्रॉपर्टी एट इंदिरा नगर इन बेंगलोर, शी स्टे विद हर फैमिली इन द हाउस। क्या लिखा हुआ है? ठीक है ना? अरे नालायक प्रशांत, उसमें फिर रेंट दिया होता ना, इसमें रेंट तुम्हें कहाँ दिया है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से बड़ा करो। आगे देखो जी, अब तुम चाह रहे हो कि तुम एग्जामिनर ये भी लिखा हुआ दे दे, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। लो जी, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो और मुझे आंसर बताओ। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो और मुझे आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का। जल्दी, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाँ जी, 269। एक बच्चे का आंसर आ रहा है 269।
सर आपके बारे में ही, आप कितना मेहनत करते हैं सच में। अरे आंसर इधर देखो ध्यान से। हाँ नहीं 269, ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर है 269। ओके 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 ओके, चलो 269 कैसे, एक बार बता दो 269 आपने कैसे निकाला है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश 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 मेरे नालायकों। हाँ मेरा बच्चा, मेरा भिंडी कलर का बच्चा, हेल्प कर दिया करो मेरी। बच्चा कह रहा कैसे करें हेल्प गाबा सर। हेल्प ऐसे किया करो, कोई तुमसे पूछे टैक्स कहाँ से पढ़े, बोला करो गाबा सर से ये नहीं पढ़ो, एक बार उनकी डेमो देख लो, उनकी क्लासेस देख लो, ठीक है, ये होती है हेल्प। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से आओ जी अब यहाँ पे। अब एक बार यहाँ पे आओ जी, इधर देखो ध्यान से। तो राजलक्ष्मी ओ ए हाउस प्रॉपर्टी एट देयर इन चेन्नई, द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 5 लाख, FRB 420, स्टैंडर्ड एंड 480, प्रॉपर्टी बस लेट आउट 50,000 पर मंथ अप टू दिसंबर 23। फिर उसके बाद टेनेंट ने प्रॉपर्टी खाली कर दी एंड राजलक्ष्मी यूज द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसने फिर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए यूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात बताओ, 50,000 पर मंथ है तो दिसंबर तक, मतलब जनवरी फरवरी मार्च। अब अगर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हटा दो तो 9 महीने हो गए ना। पहले तो इनमें से हायर क्या है, इनमें से हायर जो है वो 5 लाख है, फिर इनमें से लेस क्या है 480 है। अब अगर इनमें से लेस 480 है और यहाँ पे आप अगर देखोगे 9 महीने का रेंट तो 4.5 लाख रुपए आ रहा है। मेरे को सारे बच्चे बताना जीएबी कितनी आएगी, जल्दी बोलो जीएबी कितनी आएगी, सारे बच्चे बोल दो जीएबी कितनी आएगी। क्या ये तुम्हारा एआर कम आ रहा है, क्या एआर वैकेंसी की वजह से कम आ रहा है, क्या एआर जो है क्वेश्चन पूछे तब ना ओ माय गॉड, ठीक है। तो फटाफट से बताओ मेरे को, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो एआर कम आ रहा है क्या वो वैकेंसी की वजह से कम आ रहा है, नहीं वैकेंसी की वजह से कम नहीं आ रहा। यहाँ तो अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज कर लिया ना। अब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज कर लिया, अच्छा फिर वो कह रहा है रेंट ऑफ नवंबर दिसंबर 23 कुड नॉट बी रियलाइज इन स्पाइट ऑफ ओनर एफर्ट। लोरी इसमें तो भाई साहब आपका रेंट भी 2 महीने का आया ही नहीं है, तो 1 लाख रुपए तो रेंट वैसे ही नहीं आया, तो 3.5 लाख रुपए, तो एआर तो 3.5 लाख हो गया। और भाई एआर के कम आने का रीजन वैकेंसी तो है ही नहीं, कोई अदर रीजन है। अब अगर कोई अदर रीजन है तो जीएबी क्या बनेगा, ईआर बनेगा। तो ईआर मेरा कितना है, ईआर 480 है, तो ईआर मेरा जीएबी 480 है, तो 4,80,000 में से आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दो, 12% म्युनिसिपल टैक्स है। अब म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, म्युनिसिपल वैल्यू 5 लाख है, तो 5 लाख का 12% कितना हो गया, 60,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स हो गया, ये हो गया 4,20,000 रुपए। फिर इसका 30%, अब 4,20,000 रुपए का 30% अगर मैं निकालूंगा तो 1,26,000 रुपए। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है वो कितना है, 25,000 रुपए का है, तो 25,000 इसमें से माइनस कर दो, यहां से आप 1,26 प्लस में 25,000 माइनस में 4,20,000 करेंगे तो इनकम आएगी 2,69,000, ये इनकम आ जाएगी। बताओ क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो 2,69,000 बनेगा, ये आंसर हमारा करेक्ट है। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा 2,69,000 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। ईआर का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड रेंज, ईआर मतलब हो गया जी एक्सपेक्टेड रेंज। अब यहां पे आ जाओ जी। अब ये क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ये आप में नहीं करना, ये हम सारे एक साथ करेंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम सारे एक साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम सब एक साथ पढ़ेंगे और इसको एक साथ हम ट्राई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर एज इट इज क्वेश्चन बन सकता है, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गणेश हैज 3 हाउस, गणेश के पास 3 घर हैं। ठीक है जी, ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, तीनों के तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। अच्छी बात है। कह रहा है पर्टिकुलर ऑफ द हाउस ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24 आर एस अंडर हाउस 1 ये दिया हुआ, हाउस 2 ये दिया हुआ, हाउस 2 ये दिया। हाउस 1 की म्युनिसिपल वैल्यू FRV SR, ठीक है। फिर कंप्लीशन दिया हुआ है, इस दिन कंप्लीशन है। म्युनिसिपल टैक्स कितना है ये दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल रिपेयर पर्पस के लिए ये रहा, और इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर ऑन मनी बोर्ड अप्रैल 16 फॉर पर्पस ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी ये रहा। अब वो कह रहे हैं इनकम निकाल दो हाउस प्रॉपर्टी की और गणेश को सजेस्ट करो कि कौन सा घर उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना चाहिए।
पहले तो सारे के सारे बच्चों को ये बताओ, 3 घर मेरे पास हैं और तीनों के तीनों वो सेल्फ ऑक्यूपाइड कह रहे हैं, तो क्या तीनों घर को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे जी? जल्दी बताओ, क्या तीनों घर को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे या 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे? मेरा क्वेश्चन है, क्या हम तीनों घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे या 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे? तो ऑब्वियस बात 2 घर को मानेंगे। आपको मैंने पहले भी कहा था कि 2 घर के लिए ऑप्शन मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 से ऊपर के लिए नहीं मिलता। अच्छा है मेरे पास 3 घर है, मेरे पास 3 घर, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे 2 घर को, तो कौन से 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने और किसको लेट आउट माने, ये हमें देखना पड़ेगा। तो मैंने गवर्नमेंट से बोला, यार गवर्नमेंट एक बात बताओ, 3 घर हैं, तुमने बोला 3 में से 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, तो किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माने? तो गवर्नमेंट ने कहा मोर बेनिफिशियल टू असेसी। भाई जो 2 घर तुम्हें ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं ना, उन 2 घर को तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, बाकी को डीम्ड लेट आउट मान लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब किन 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने और किन को लेट आउट माने, तो उस पर डिपेंड करता है मुझे फायदा कहां ज्यादा हो रहा है। अब मुझे फायदा कहां ज्यादा हो रहा है ये किस पे डिपेंड करता है? जहां पर इनकम मेरी कम से कम आ रही है, क्योंकि जहां मेरी इनकम कम से कम होगी उसको मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूंगा और बचे हुए को लेट आउट मान लूंगा जी। अब बच्चा कह रहा है वो कैसे पता लगेगा? तो गवर्नमेंट ने कहा हम बताएंगे वो कैसे पता लगेगा। गवर्नमेंट ने कहा सुन, ये 3 घर है, तो ऐसा कर, इन तीनों को ना एक बार ये कर ले, ये मान ले कि तीनों घर तेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और तीनों घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के इनकम निकाल ले कि अगर तीनों घर तेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते तो इनकम कितनी आती वो निकाल ले। ठीक है जी। और अगर ये तीनों को हम डीम्ड लेट आउट माने तो इनकम कितनी आएगी वो निकाल ले। अब तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के इनकम निकाल ली, फिर तीनों घर लेट आउट मान के इनकम निकाल ली, फिर अब तू क्या करेगा? आपस में परमोटेशन कॉम्बिनेशन बनाएगा कि कौन सा अच्छा है। कैसे बनाएगा? हाउस 1 हाउस 2 को अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूं तो हाउस 3 को लेट आउट मानना पड़ेगा, तो कंबाइन इनकम कितनी आ रही है। ऐसे ही हाउस 2 हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूं तो हाउस 1 को लेट आउट मानना पड़ेगा, तो कंबाइन इनकम कितनी आ रही है। ऐसे ही 1 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूं तो 2 को लेट आउट मानना पड़ेगा, तो कंबाइन इनकम कितनी आ रही है। मतलब इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के देख कि तुझे फायदा कहां ज्यादा हो रहा है, और जहां तुझे फायदा ज्यादा होगा उस बेस पे तो अपना इनकम निकाल लियो। भाई बता दो सेल्फ ऑक्यूपाइड कौन सा है। अब आओ एक बार करके देखते हैं जी। अब अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं तो ऐसा करते हैं, आपको मैं यहां पे एक चीज करके दिखाता हूं। इसको हम इस तरह से करते हैं, साथ साथ करते हैं जी। ये रहा क्वेश्चन आपका, तो मैं इधर ले लेता हूं क्वेश्चन, ये लो जी। अब यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूं जी। यहाँ पे ये आपका हाउस 1 है, ये आपका हाउस 2 है, ये आपका हाउस 3 है। ये आपका हाउस 1 है, ये आपका हाउस 2 है, ये आपका हाउस 3 है। ठीक है। अब इसको मानते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस मानते हैं तीनों को, या फिर तीनों को हम मान लेते हैं डीम्ड लेट आउट हाउस, तीनों को डीम्ड लेट आउट मानते हैं, फिर इनकम निकालते हैं। चलो आ जाओ रे, इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब देखो पहले तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, तो अगर तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो ये भी निल, ये भी निल और ये भी निल। म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी निल, यहां पर मिलेगी निल, यहां पर मिलेगी निल। तीनों केस में एनएवी निल, यहां पर भी एनएवी निल, यहां पर भी एनएवी निल। स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A की, यहां पर भी निल, यहां पर भी निल, यहां पर भी निल। फिर 24B बस इंटरेस्ट वाला माइनस करेंगे। अब इंटरेस्ट वाला पहले केस में तो है ही नहीं, दूसरे केस में क्या है? सर आज क्वेश्चन ही कराओगे, क्या कराऊं बताओ? थ्योरी के रट्टे मरवा दूं? अबे नालायक, अभी हमने हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन पढ़े हैं तो क्वेश्चन ही करोगे ना। भाई राम, ऐसे एक बात है, मैं, यह हिम्मत है यार तुम्हारी। वैसे क्या करोगे तुम? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करके तुम्हें हाउस प्रॉपर्टी समझ में आ गया? ये क्वेश्चन करो तुम खुद। अब भाई कुछ बच्चे तो ऐसे जिनको प्रोविजन ही रटने हैं, सैलरी का चैप्टर उस मैराथन में है, रट लो वहां जाके। इधर देखो ध्यान से, मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा हूं, मेरे को तो बड़ी दिक्कत है इसमें क्वेश्चन करवाने में। मैं तो चाहता हूं मैं तुम्हें थ्योरियां करवाता रहूं, तुम्हें क्वेश्चन में भी दिक्कत आ रही है। बताओ जो तुम्हारे पेपर के अंदर बन रहे, तुम्हें आदतें लग गई हैं क्या प्रोविजन रटने की? इधर सुनो ध्यान से, कितने प्रोविजन रटोगे उसके बेस पे क्वेश्चन नहीं होंगे। सुनो ध्यान से जी। अब यहाँ पे आओ, अब ये 24B की बात करो। अब 24B में पहले केस में तो है नहीं। अच्छा दूसरे केस में ध्यान सुना, दूसरे केस में यहां पर बात हो रही है रिपेयर। अब सारे बच्चे बोल दो
रिपेयर रिपेयर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में रिपेयर की डिडक्शन कितनी मिलती है बताओ, सारे बच्चे बताओ। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में रिपेयर की डिडक्शन कितनी मिलती है, रिपेयर की डिडक्शन कितनी मिलती है, रिपेयर की याद करो 30,000 रुपए। 30,000 से ऊपर की नहीं मिलती ओए, 30,000 रुपए से ऊपर की नहीं मिलती। 2 लाख रुपए की जो मिलती है वो परचेज और कंस्ट्रक्शन वाले केस में मिलती है, रिपेयर वाले केस में नहीं मिलती। अब यहाँ पे एक बार फटाफट सही देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 30,000 माइनस करेंगे बस, है 45 है सॉरी है 55 माइनस करेंगे 30। उसके बाद जी फिर यहाँ पे कितने हैं जी, यहाँ पे अब यहाँ पे बात कर रहे हैं तीसरे वाले केस में बात कर रहे हैं, यहाँ पे 175 है। अच्छा परचेज वाले केस में कितने तक की मिलती है, परचेज वाले केस में मिलती है 2 लाख तक की, ये कितने 175, तो पूरे 175 यहाँ से माइनस हो जाएंगे। अब बताओ क्या हो गया, अब यहाँ पे इनकम आ गई नील, यहाँ पे 30,000 रुपए का लॉस आ गया और यहाँ पे 1,75,000 रुपए का लॉस आ गया। पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे को सारे के सारे बच्चे बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे बच्चे बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या यहां तक क्लियर है कि अगर मैं तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूं तो तीनों का ये ट्रीटमेंट होगा भाई, पहले वाले केस में नील आएगा, दूसरे वाले केस में 30,000 रुपए का लॉस आएगा और तीसरे वाले केस में 175 का लॉस आएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह से मेरा लॉस आ गया, इसमें लॉस आ गया, इसमें लॉस आ गया और पहले वाले केस में नील आ गया। ये तब अगर मैं तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहा हूं। अब ऐसा करते हैं हम तीनों को ना लेट आउट मानते हैं, हम तीनों को लेट आउट मानते हैं। और एक बात और सुनना, ये तब लॉस आ रहा है अगर मैं ऑप्शनल स्कीम मान के चल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं अगर मैं ऑप्शनल स्कीम मान रहा हूं, क्योंकि अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम मान रहा हूं जी, अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम मान रहा हूं तो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में सेल्फ ऑक्यूपाइज के इंटरेस्ट की डायरेक्शन मिलती नहीं है। मैं ये मान रहा हूं कि मैंने ऑप्शनल स्कीम ली है, तब ये आंसर है। अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम लेके चलूंगा ना तो सब में नील आंसर आएगा, सब में नील आएगा, क्योंकि डिफॉल्ट वाले केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती नहीं है। तो मैं ये मान रहा हूं मैंने ऑप्शनल स्कीम ली है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर, अगर मैं इसको लेट आउट मानता हूं तो लेट आउट मानता हूं तो पहले हम निकालेंगे जीएबी, कितनी आएगी जीएबी, तो इसमें से हायर 375, इसमें से लेस 3.5 लाख। अब एआर तो हमें दिया नहीं हुआ ना, क्योंकि एआर क्यों नहीं दिया, क्योंकि एआर है ही नहीं, ये तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो जो मेरा ईआर है उसी को जीएबी बना देंगे। तो ये ईआर मेरा 3.5 लाख रुपए आ रहा है, तो यहाँ पे जीएबी आ गई 3.5 लाख। ऐसे इनमें से हायर 360, इनमें से लेस 360, तो 360 मेरी जीएबी आ गई। इनमें से हायर 380, इनमें से लेस कितना होगा 375, तो ये मेरी जीएबी आ गई। तो ये मेरी तीनों केस में जीएबी निकल के आ गई। ठीक है जी, ये मेरी तीनों केस में जीएबी निकल के आ गई। मैंने यहाँ पे जीएबी एज्यूम कर ली है क्योंकि मेरे को एआर मुझे पता नहीं, तो जो मेरा ईआर है जैसे तुम निकालते हो, जो तुम ईआर निकालते हो ना वही तुम्हारा यहाँ पे जीएबी आ गया जी। इसमें से माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स, 12%, 8%, 6%, ये 12% किसका, म्युनिसिपल वैल्यू का। तो 3 लाख का 12 कितना हो गया, 36,000 रुपए के म्युनिसिपल टैक्स माइनस हो गए। फिर 8% 3,60,000 रुपए का, 3,60,000 रुपए का अगर मैं चेक करता हूँ 3,60,000 रुपए का 8%, तो 28,800 का ये म्युनिसिपल टैक्स हो गया। फिर यहाँ पे 6% किसका, 3,30,000 का, तो 3,30,000 रुपए का 6%, ये आपका हो गया 19,800 रुपए के, ये म्युनिसिपल टैक्स हो गए। ये मैंने निकाले हैं म्युनिसिपल वैल्यू के, क्योंकि जो म्युनिसिपल टैक्स निकलते हैं वो म्युनिसिपल वैल्यू के ही निकलते हैं जी। ठीक है, अब बताओ एनएबी कितनी आ गई जी। अब चेक करो एनएबी, 3.5 लाख में से 3.5 लाख में से आपने 36,000 माइनस कर दिए, तो एनएबी आपकी आ गई है 3,14,000। ऐसे ही 3,60,000 में से आपने 28,800 माइनस कर दिए, तो 3,31,200 ये आ गया। ऐसे 3,75,000 में से आपने 19,800 माइनस कर दिए, तो 3,55,200 ये आपका आ गया जी। ये आपकी एनएबी आ गई जी। ठीक है जी, ये आपकी एनएबी आ गई। इसमें से माइनस कर दोगे अब 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब निकालो 3,14,000 रुपए का 30%, 94,200 रुपए ये माइनस करना है। 3,31,200 का 30%, बेटे कर लो। हेलो ओए, हाथ में कैलकुलेटर ले ले बेटे, पेपर तुम्हारे हैं, पेपर मेरे नहीं है, कर लो इसको, आज से खुद करो, मेरे को मत देखो, मेरे करने से फायदा नहीं है, ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है, तुम्हें साथ प्रैक्टिस करनी है। निकालो इसका 30%, ये आएगा आपका 9,9360। अगले में 3,55,200 का 30%,
ये आएगा 1,06,560, ये हो गया जी। उसके बाद अब बात करो इंटरेस्ट। अब बात करो इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब इंटरेस्ट पहले वाले केस में तो है नहीं, दूसरे वाले केस में 55,000 है। अब बताओ लेट आउट वाले केस में कोई लिमिट होती है? नहीं, लेट आउट वाले केस में कोई 30,000 रुपए की लिमिट नहीं होती, तो पूरा 55,000 माइनस होगा और यहां पर पूरा 1,75,000 माइनस होगा जी। अब यहां पे आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो 3,14,000 में से 94,200, तो ये इनकम आ गई 2,19,800। दूसरे में 3,31,200 में से 99,360 माइनस में 55,000, ये आ गया 1,76,840। और तीसरे में 3,55,200 माइनस में 1,06,560 माइनस में 1,75,000, तो ये आ गया 73,640। ये इनकम आ गई। अब मेरे को बताओ सारे के सारे बच्चे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे बच्चे बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो जी, यहां तक कोई भी दिक्कत तो नहीं है जी? पक्का पक्का लॉक कर दो उसको जी। ठीक है जी। अब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो गलती तो नहीं करोगे ना? बिल्कुल जल्दी बोलो फटाफट से जी। क्या इसको लॉक कर सकता हूं? चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के इनकम निकाल ली और तीनों को लेट आउट मान के इनकम निकाल दी। अब अगर तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के इनकम निकाल ली और तीनों को लेट आउट मान के इनकम निकाल ली, अब बनाना है परमोटेशन कॉम्बिनेशन। अब क्या बनाना है? परमोटेशन कॉम्बिनेशन। अब वो कैसे बनाओगे? आ जाओ बनाते हैं। अब ऐसा करते हैं, इधर देखो ध्यान से, ऐसा करते हैं, हाउस वन को, ध्यान सुना, हाउस 1 एंड 2 को हम मान लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। भाई ऐसा करते हैं, H1 प्लस में H2 को हम मान लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस 3 को हम मान लेते हैं लेट आउट। तो हाउस 1 प्लस में 2, यहां पे 30,000 रुपए का लॉस आएगा और यहां पे हाउस 3 73,640 की इनकम है। देखो ये 73,640 की इनकम है, तो नेट जो हो गया, नेट इनकम आ गई 73,640 में 30,000 रुपए का लॉस माइनस हो गया, 43,640 रुपए की इनकम आ गई। अगर मैं ये कॉम्बिनेशन बनाता हूं जी, अगर मैं ये कॉम्बिनेशन बनाता हूं, बस ये बात ध्यान दो, अगर मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगर मैं हाउस 1 प्लस में हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं और हाउस 2 को मैं लेट आउट मानूं, तो हाउस 1 की इनकम तो नील है, हाउस 3 में 1,75,000 रुपए का लॉस है और इसमें हाउस 2 में है 1,76,840। तो 1,76,840 में से 1,75 का लॉस माइनस कर दिया, तो 1,76,840 में से 1,75 का लॉस माइनस कर दिया, तो ये 1,840 रुपए की इनकम आ गई। अगर मैं ये कॉम्बिनेशन बनाता हूं कि हाउस 1 हाउस 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 2 लेट आउट, तो नेट इनकम आ गई 1,840 रुपए। फिर अगर मैं हाउस 2 प्लस में हाउस 3 इसको मानू सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस 1 को मानू लेट आउट, तो हाउस 2 30,000 रुपए का लॉस प्लस में 1,75,000 रुपए का लॉस। अब बहुत ध्यान से आप गलती करोगे। अब वैसे तो यहां पे लॉस कितने का हो गया जी? वैसे अगर आप चेक करोगे लॉस कितने का हो गया? लॉस हो गया 2,05,000 रुपए का। बट 2,05,000 का तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में डिडक्शन मिलनी कितने की है? 2 लाख की। देखो यहां बच्चा गलती करेगा इस क्वेश्चन में ना, ये पॉइंट है जो तुम गलती करके आओगे। अब ये देखो, ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड, ओनर एक ही है, तो एक ओनर है, डिडक्शन 2 लाख तक मिलती है, ये 2,500 आ रहा है, तो भाई ये है तो 2,500 बट यहां पे 2 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी बस। तो हाउस 1 की इनकम तुम्हारी कितनी आ रही थी जी? अगर मैं हाउस 1 को लेट आउट मान रहा हूं, हाउस 1 की तुम्हारी है 2,19,800, तो यहां पे अगर मैं चेक करता हूं 2,19,800, इसको यहां पे जोड़ देता हूं, तो नेट आएगा 19,800 रुपए की इनकम आएगी। अब सारे बच्चे बोल दो सबसे कम इनकम कहां आ रही है? सबसे कम इनकम जो आ रही है वो इस ऑप्शन में आ रही है। सबसे कम इनकम जो आ रही है वो इस ऑप्शन में आ रही है, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगर मैं इन दोनों को, हाउस 1 एंड हाउस 3 को अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूं और हाउस 2 को अगर मैं लेट आउट मान लूं, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है अगर मैंने ऑप्शनल स्कीम ली हुई है। ये बात ध्यान दो जी। अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है जी?
तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट निकल के आ रहा है कि अगर मैं हाउस 1 हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूं, हाउस 2 को अगर मैं लेट आउट मान लूं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि सबसे कम इनकम आ रही है। दैट इज अवर बेस्ट ऑप्शन, इससे कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर मैंने ऑप्शनल स्कीम ली हुई है तब, अगर मैंने ऑप्शनल स्कीम ली हुई है तब, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है, बस ये पर ध्यान दो। यहां तक अगर मेरी बात समझ में आती है तो ओके कर दो फटाफट से। और जिस जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया, लाइक कर दिया करो और बाद में कमेंट करके जाया करो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है नहीं हो रहा। ऐसे नहीं कि बस बैठ गए। ठीक है जी, बोलो डन। अंतिमा जैसे मर्जी कर सकते हो, अगर पहले वाले वो करने तो पहले वाले से कर सकते हो। डन, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब एक बात मेरे को बताओ, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। अब अगला पॉइंट सुनो। हाँ, दिन में 2 बजे क्लास है जी, दिन में आज 2 बजे क्लास है प्रैक्टिस सेशन वाली। उसके अंदर मैं पूरा शेड्यूल डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चन भी आज हम डिस्कस करेंगे, बट पूरा शेड्यूल भी डिस्कस करेंगे हमें कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं। अब सुनो ध्यान से, अब अगले पॉइंट पर आऊं, अब अगले पॉइंट पर आऊं। अब एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो डिफॉल्ट स्कीम ली होती तो क्या होता। अब आप बताओ जी, अगर मैंने डिफॉल्ट स्कीम ली होती, सारे बच्चे बोलना, अगर मैंने डिफॉल्ट स्कीम ली होती तो क्या होता जी। तो ये तो नील आता, ये तो सब में नील आता जी, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में इंटरेस्ट का बेनिफिट तो मिलता नहीं, नील नील नील। तो फिर क्या होता, सिर्फ ये इनकम आती। अब बताओ इसमें से सबसे ज्यादा इनकम किसमें है, इन दोनों में है। सबसे कम इनकम किसमें, इसमें है। तो क्यों ना मैं इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूं और तीसरे वाले को लेट आउट मान लूं जी। भाई सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है। भाई अगर मैं बात करता हूं डिफॉल्ट की, तो डिफॉल्ट वाले केस में हाउस 1 प्लस में हाउस 2 को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूंगा, हाउस 3 को मैं लेट आउट मानूंगा, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम में फायदा मुझे तभी है। तो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में हाउस 1 एंड हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस 3 को लेट आउट मानूंगा, ये मुझे फायदा है डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक बार तुम आंसर देख लो जी, एक बार देखना इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है, एक बार चेक करते हैं इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है। तो पहले तो ये डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं। अब देखो डिफॉल्ट की बात क्या कर रहे हैं, देखो डिफॉल्ट में, देखो डिफॉल्ट की बात करें। अब डिफॉल्ट में क्या बोला है, हाउस 1 एंड हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस 3 को क्या मान लो, लेट आउट। वही तुमने बोला है, डिफॉल्ट वाले केस में तो सेम है जी, डिफॉल्ट वाले केस में तो सेम है, डिफॉल्ट वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ। अब अगले पर आओ, अगर मैंने डिफॉल्ट स्कीम नहीं ली हुई तब क्या होगा। तो अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम नहीं ली है, अब चेक करो यहाँ पे डिफॉल्ट स्कीम नहीं ली तो क्या होगा। अब अगर डिफॉल्ट स्कीम नहीं ली तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या निकल के आ रहा है, देखो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज मोर बेनिफिशियल। इन दिस केस गणेश ऑप्ट हाउस 1 एंड 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस 2 को लेट आउट। 1840 रुपए की तुम्हारी इनकम निकल के आ रही है, वही तुमने की है, वही तुमने की है बस। अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी है तो क्या बात मेरे समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन है, देखो देखने में मुश्किल लग रहा था, है ये बिल्कुल सिंपल, बट अगेन वही बात है, जितनी प्रैक्टिस तुम करोगे उतना तुम्हारे लिए इजी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोविजन रटने से ये मान लो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, आप अगर मेरी बात समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है। प्रोविजन रटना इज बिगेस्ट स्कैम जो आजकल चल रहा है और जो बच्चा समझ नहीं पा रहा। और इतने सेशन मैंने आज तक यूट्यूब पे कभी नहीं लिए, और इस बार मैंने पूरी जान लगा दी कि भाई प्रोविजन भी तुम्हारे अंदर घुसा दिए जाएं, क्वेश्चन भी तुम्हारे अंदर घुसा दिए जाएं। अब इसके बाद तो सर यही हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ पेपर में चलूं और पेपर करूं, बट मैं चाहता नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारा माइंड से पेपर दिलवाना है ताकि तुम वहां पे परफॉर्म करके आओ। बात समझ रही है ना। तो प्रोविजन रटना इज बिगेस्ट स्कैम। तुम्हें लग रहा है प्रोविजन रट के तुम्हें समझ में आ रहा है, नहीं, उसकी इंप्लीकेशन बहुत जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन 5 नंबर का बन सकता है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का बन सकता है। और ये जो हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ये पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं है। सुचित्रा प्रेजेंटेशन वैसे भी सही है, बट आप एक पेज में 2 जगह कर नहीं सकते ना, वो भीड़ा हो जाएगा। और करी इंस्टीट्यूट में भी वैसे ही है,
ठीक है, करी इन्होंने भी ऐसे ही है, इन्होंने बस ऊपर नीचे कर दी, हमने आमने सामने कर दी। अब पेपर में इतना स्पेस नहीं होगा कि तुम आमने सामने कर दो, वर्ड्स बहुत छोटे हो जाएंगे तो पढ़ने में दिक्कत होंगी। तो पहले क्या करो, पहले तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, इनकम निकाल दो, फिर तीनों को लेट आउट मान लो, इनकम निकाल दो, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ और जहां तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो तुम वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन, इसको लॉक करें। चलो अब अगले पॉइंट पर आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब ये पॉइंट हो गया। अब आज की क्लास का हम एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसके बाद हमारे ऑलमोस्ट हर वैरायटी के क्वेश्चन हो जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और फिर ध्यान रखना जी, अब अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे सैलरी का चैप्टर। हाउस प्रॉपर्टी खत्म, हम सैलरी हेड रिवाइज करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे, 4 से 5 दिन के अंदर सैलरी पूरा पैकअप कर दें। और आज हम दोपहर को मिल रहे हैं जी, लाइव मिल रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन के अंदर मिल रहे हैं। पूरा प्लान आपको मैं तैयार करके दूंगा कि मैं प्रैक्टिस, जैसे प्रैक्टिस हमने त्रिशूल बैच के अंदर भी की है, अब ये प्रैक्टिस ही चल रही है, तो त्रिशूल बैच में हमने साथ साथ प्रैक्टिस की है, बट इसके अलावा मुझे सिर्फ अलग से प्रैक्टिस करवानी है। तो आज हम मिल रहे हैं, पूरा प्लान मैं तैयार करके दूंगा कि हमें प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, ये बात ध्यान दीजिए। टाइम 2 बजे है, मैंने क्लास शेड्यूल अभी थोड़ी देर के अंदर कर दूंगा, तो 2 बजे हम मिल रहे हैं, बस ये पर ध्यान दीजिए। सूजल एक बार मैं कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जी। एक बार लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 9 देखो फटाफट से। यस तन्वी, यस यस, आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 देख लो जी। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 मेरे को बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। चलो एक बार फटाफट से आओ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो जी। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, प्रेम ओन ए हाउस इन मद्रास ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, 2/3 पोर्शन ऑफ द हाउस वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड और 1/3 पोर्शन जो है वो लेट आउट है, ठीक है। अब 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 1/3 लेट आउट है, ठीक है जी। रेंट जो है वो जो लेट आउट वाला है उसका रेंट है 8,000 पर मंथ, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, अब म्युनिसिपल वैल्यू पूरी प्रॉपर्टी की दी हुई है, तो हमें किसकी निकालनी है, 1/3 की, क्योंकि 2/3 की निकालने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। आप यहाँ पे 2 टुकड़े कर लो, 2/3 कर लो और 1/3 कर लो। तो 2/3 वाला तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसकी जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, एनएवी नील, 24A नील, बस इंटरेस्ट माइनस करना है। तो हमें जो निकालनी है, अब ये 3 लाख रुपए की वैल्यू है, अब 3 लाख रुपए की वैल्यू है, तो 3 लाख रुपए का 1/3 निकाल दो। तो 3 लाख रुपए का अगर 1/3 निकालोगे तो 1 लाख रुपए की वैल्यू आ गई, ये आपकी एमबी। फिर फेयर रेंट 270 है, तो एफआरवी जो आ गया वो आ गया 90,000 पे 1/3 का। स्टैंडर्ड एंड 330 है, तो एसआर जो आ गया वो कितने का आ गया, 1,10,000 पे का आ गया। और एआर हमें दिया ही हुआ है 8,000 पे पर मंथ, ये दिया हुआ है 8,000 पर मंथ, ठीक है। फिर म्युनिसिपल टैक्स कह रहा है 10% ए म्युनिसिपल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर, और लोन लिया 25 लाख का इस घर के लिए, एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हो प्रीवियस ईयर में 1/20 का। अब अगर 1/20 का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, 1/20 का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो 1/20 का 2/3 और 1/20 का 1/3। अब 2/3 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है, तो 1/20 का 2/3, तो 2/3 कितना आ गया, 80,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया सेल्फ ऑक्यूपाइड में, तो इसमें 80,000 रुपए का लॉस आ गया, ठीक है ना, उसमें 80,000 रुपए का लॉस आ गया। और 40,000 रुपए का इंटरेस्ट जो आएगा वो इस वाले केस में आएगा। अब बताओ जी, अब करना क्या हमें। अब अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, पहले तो जीएवी निकाल लो भाई कितनी आएगी। अब जीएवी 1 लाख और 90,000, एमवी एफआरई हायर 1 लाख, फिर एसआर विच लेस कितना आ गया, ईआर जो आ गया वो हमारा आ गया 1 लाख, और एआर जो है 8,000 पर मंथ है, तो 96,000 है। अब 96 है तो सिंपल सी बात है, एआर जो है वो मेरा कम है। अब एआर मेरा कम है, एआर का रीजन कोई वैकेंसी तो है नहीं, तो जीएवी क्या बनेगा, ईआर बनेगा। तो ईआर जीएवी बन गया, 1 लाख रुपए का मेरा जीएवी बन गया, तो 1 लाख मेरा जीएवी। म्युनिसिपल टैक्स कितना है, उसने बोला म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 10% है। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है लेट आउट वाले पोर्शन की, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 10 कितना हो गया, 10,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स हो गया जी। 90,000 रुपए की एनएवी आ गई। अब इसका 30% 27,000 रुपए, और इंटरेस्ट कितना है इसका, इंटरेस्ट इसका 40,000 रुपए है। तो अगर मैं चेक करूंगा तो इस वाले केस में इनकम जो मेरी आ गई वो कितनी आ गई, 90,000 में से 27,000 मैंने माइनस किया और 40,000 मैंने माइनस किया, तो 23,000 रुपए की मेरी नेट इनकम आ गई, ये 1/3 वाले पोर्शन की। अब सारे बच्चे बोलना, 23,000 रुपए की मेरी नेट इनकम आ रही है, अब ये इनकम है और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में लॉस आ रहा है, तो 80,000 रुपए का लॉस है, 23,000 रुपए की इनकम है,
तो नेट जो आ रहा है ना, नेट मेरा 57,000 रुपए का लॉस आ रहा है अगर मैं ऑप्शनल स्कीम लेके चल रहा हूं। और उसने मेरे को बोला है शिफ्टिंग आउट, शिफ्टिंग आउट मतलब ऑप्शनल स्कीम, तो 57,000 रुपए का लॉस आ रहा है मेरा, ठीक है जी। अच्छा कहता है अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम लिया तो बताओ क्या होगा। अब डिफॉल्ट स्कीम में आप सब जानते हो, डिफॉल्ट स्कीम में वो 80,000 रुपए का लॉस तो आएगा नहीं, ठीक है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड में डिडक्शन नहीं मिलेंगी। सिर्फ लेट आउट वाले केस में इनकम जो आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी लेट आउट वाले केस में, आपकी लेट आउट वाले केस में 23,000 रुपए की इनकम आ रही है बस। तो फिर आंसर 23,000 रुपए आएगा। फिर इनकम आएगी डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में 23,000 रुपए की इनकम आएगी, 57,000 रुपए का लॉस नहीं आएगा जी। अब चेक करना यहाँ पे जी। अब बताओ ये क्वेश्चन, यही तुम्हें पेपर के अंदर मुश्किल लगेगा, जो तुम्हें लग रहा है सर इसमें क्या है। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, देखो जी, ये देखो ये आपका नेट आ रहा है 57,000 रुपए का लॉस आ रहा है। देखो भाई 23,000 रुपए की इनकम, 80,000 रुपए का लॉस, 23,000 रुपए की इनकम, नेट आ गया 57। और अगर मैंने वही, अगर मान लो यहाँ पे डिफॉल्ट स्कीम ली है, तो डिफॉल्ट स्कीम ली है तो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में आपकी इनकम 23,000 रुपए की इनकम आएगी, बस ये इनकम आएगी जी आपकी। बताओ क्या दिक्कत है जी, क्योंकि उसमें डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट तो मिलना नहीं है, 23,000 रुपए की इनकम निकल जाएगी डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में। कोई दिक्कत तो नहीं है जी, डन, पक्का पक्का लॉक कर दें। चलो जी बहुत बढ़िया जी। तो फाइनली अब जाके हमारा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से हमने रिवाइज कर लिया, सारे प्रोविजन कर लिए, उसके क्वेश्चन भी हमने काफी सारे प्रैक्टिस कर लिए जी। अब जाके हमारा चैप्टर खत्म। अब अगली क्लास में करेंगे सैलरी के चैप्टर की स्टार्टिंग। बस इसी तरह से आप जुड़े रहिए, आपके एग्जाम में तुम्हें नजारे आ जाएंगे इस बार के एग्जाम के अंदर, बट मेहनत खूब करनी है, अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर भी टाइम लगाना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलूंगा आज हमारी संजीवनी बूटी जो सीरीज अपनी स्टार्ट हो रही है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, उसका पूरा शेड्यूल मैं आपके सामने लेके हाजिर हो जाऊंगा। 2 बजे लाइव में आऊंगा, सारे के सारे बच्चे कनेक्ट होंगे और हर एक बच्चे के साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन बहुत बढ़िया होंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसको आप लाइक करें, कमेंट करें भर भर के और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।